लोगों में कोई दुश्मनी नहीं, हुकूमतों की दुश्मनी है। अब देखिए पहलगाम का इंसिडेंट होके हटा यार, इसमें क्या किया हमने, दोनों मुल्कों ने वीजे बंद कर दिए जी। अब यार आतंकवादी कोई वीजा लगा के तो नहीं आएगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर हमारे वालों ने क्या कर दिया कि उनके जी टिकटॉकर, उनके जी फिल्मों वाले बंद कर दिए, कई ऐसे यूट्यूब चैनल बंद कर दिए उन्होंने जिनसे पाकिस्तान की हुकूमत भी खफा है, हमारे वाले भी पता नहीं क्यों खफा है। वो मुझे लगता है कि एक्चुअली हुकूमतें चाहती है लोग ना आपस में मिले। हमें क्या बताया जाता है कि पाकिस्तान में जी ये इस तरह के लोग हैं, ऐसा है, पर पाकिस्तान ऐसा भी है, ये चीज लोग ना समझ सके। जैसे हमारे बड़े क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने बताया जो लाहौर की दुकानों पर गए शॉपिंग करने या कराची में हम शॉपिंग करने गए, हमसे पैसे ही नहीं लिए। मेरे साथ हुआ। मैं 2024 में जब गया था, मेरे मित्रों ने इतने गिफ्ट दे के भर दिया, मेरे 2 अटैची भर गए। मुझे लगा कि अब एक बैग और लेना चाहिए मुझे। मैं बैग लेने के लिए जब पहुंचा तो उनको पता लगा कि ये इंडियन पंजाब से, तो उसने कहा सर मैंने बैग के पैसे नहीं लूंगा। 2300 का वो बैग था, उसने मुझे फ्री में दे दिया। फिर अपनी पूरी फैमिली की स्ट्रगल बताने लगा। उसके मन में ये चल रहा था कि वो मैं उसका कोई अपना हूँ, वो सब कुछ निकाल दे अपने दिल से जो भी निकलता है। अब जो अखबारों में पहले अखबार होते थे, अखबारों में कोई ज्यादा तनख्वाह नहीं होती थी, पत्रकारों को कहा जाता था इश्तिहार लेके आओ। फिर आ गया टीवी बहुत छोटा रहा, क्योंकि देखो आपका जो मूल है ना, आप अपने मूल से ही सीखते हो, उसी की रिफ्लेक्शन टीवी में हुई। अब जो डिजिटल मीडिया आ गया उसमें तो बहुत बुरा हाल। डिजिटल मीडिया में क्या है कि आपने व्यू देखने हैं, आपने व्यू के पीछे भागना है। वो ज्यादातर गाली गलौज से मिलेंगे, वो ज्यादातर 2 फिरकों में तनाव से मिलेंगे, वो अग्रेसिव होके बोलने से मिलेंगे। वो इस तरह की पत्रकारिता, बौद्धिकता पे भी अटैक, वो आपको विचार मुक्त भी कर रही है, वो आपको सोचने भी नहीं दे रही। और जनता के जो असल मसले हैं, जो ग्राउंड मसले, ग्राउंड रिपोर्टिंग जीरो है। मैं कई बार मजाक करता हूँ, आप पंजाब में एक्सपर्ट है, ग्राउंड रिपोर्टिंग तो कम है, कुछ एक्सपर्ट होते हैं वो बताते हैं, लेकिन पंजाब में एक्सपर्ट भी काम के नहीं है। पंजाब में 5-7 एक्सपर्ट है, आप उनको मर्दाना कमजोरी से लेके पॉलिटिक्स तक किसी भी विषय पे बुला लो, वो बोल देते हैं। तो एक ऐसा ही भाई साहब है, सो कॉल्ड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आजकल इन्फ्लुएंसर कहते हैं। हाँ, भाई साहब को भी दिक्कत थी कि रात को जब 12:30, 1 या 1:30 बजते थे ना, उसको एक बड़ी उल्टी बीमारी थी। वो बीमारी ये थी कि कोई खूबसूरत महिला, चाहे वो पत्रकार है, इंटेलेक्चुअल है, मतलब लेवल उसका बड़ा हाई था, उसको रात को टेक्स्ट करता था कि मैं आपसे ना डिबेट करना चाहता हूँ। मेरी 1-2 महिला मित्रों ने शिकायत भी की हुई, एक ऐसा बंदा है, लेकिन जब हम उसके सामने आते हैं ना, तो वो शर्मा जाता है, छुपता फिरता है। मैं शिवेंद्र बहुत परेशान हो गया, मुझे कोई हल चाहिए इसका। मैं इसको सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगी। मैंने कहा यार ऐसा मत करना, वो ऐसे लोग दिल के कमजोर होते हैं, वो सुसाइड कर लेगा। मैं क्या हल बता दूंगा, दोबारा वो तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। मैंने उसको एक स्क्रिप्ट लिख के दी। मैं अब जब उसने तुमसे ऐसा किया था, तुम इसको यही डायलॉग बोलना। कुछ दिनों बाद 12:30, 1-2 बजे होंगे, तो उसने कहा जी मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ। मेरी दोस्त बोली यार क्या तुमने डिबेट ला रखी है, चलो हम डेट पे चलें। तो वो डर गया, नहीं मैडम मैं डेट पे नहीं, मैंने डिबेट करनी है। बोली यार मैं डेट कह रही हूँ तो डिबेट पे अटका हुआ है। नहीं मैडम मैं तो डिबेट ही करनी है यार, जो कुछ करना है कर लेना, आजा। तो भाई उसके बाद शिवाजी उसने कोई हिम्मत नहीं हुई। मैं सोच रहा हूँ अब जब 12:30, 1-1:30 बजते होंगे तो उसकी क्या हालत होगी। जब वो किसान आंदोलन हुआ तो पंजाब के गाँव के ये लड़के थे, ये किसान आंदोलन के साथ जुड़े भी हुए थे। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए, सोशल मीडिया वाले, इनको पत्रकारिता का कोई ट्रेनिंग नहीं थी। वहां से इन्होंने अपने आप को बिल्ड कर ली, इनको व्यूज मिल गए, सब्सक्राइबर मिल गए। लेकिन जैसे किसान आंदोलन खत्म हुआ तो अब उन यूट्यूबरों को भी कोई नौकरी चाहिए थी, काम धंधा चाहिए था। अब वो डेली उन्होंने कुछ ना कुछ पेश करना था। वो क्या पेश करते, तो फिर कोई कांग्रेसी बन गया, कोई अकाली बन गया, कोई आप वाला बन गया, कोई थोड़ा खालिस्तानी, क्योंकि व्यू चाहिए भैया, क्योंकि इसका एल्गोरिथम ये है ना कि आपने देखने वाले को कुछ ना कुछ देना है। इसमें ना ये बड़ी दिक्कत भी है अपना शिवा के, ये जो मीडिया है ना, इसमें आपने कुछ ना कुछ दर्शक को देना है, देने के लिए ड्रामा भी करना है, चाहे आपने अग्रेसिव दिखना है, चाहे कोई ऐसी कोई बात करनी है। अब जो छोटी-छोटी रीलें आ गई है, अब रील में यार 2 मिनट आपके कान तो खड़े हो सकते हैं कि ये कोई टॉपिक है, पर जब आपके कान खड़े हुए उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। 30 सेकंड में आप ज्ञान नहीं हासिल करो। अब यही चीज हो रही है कि 30 सेकंड में आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर दो कि व्यू आ जाए। तकनीक के आने से मीडिया की तरक्की नहीं होती, जैसे कि तकनीक के आने से आपकी बौद्धिकता की तरक्की नहीं मानी जा सकती। लेकिन 10 साल से जब से मोदी जी की कृपा हुई है, तब से एनआरआई मीडिया में भी मोदी जी का प्रेशर बढ़ा है। बिल्कुल, वो ऐसे बढ़ा है कि इंडिया सरकार वहाँ की जो सफारतखाना है, एम्बेसी है, दूतावास के थ्रू वहाँ के रेडियो को कंट्रोल करती है। तो रेडियो मालिक जब पत्रकार उनकी बात इसलिए मानते हैं कि उनको डर होता
होता है कि कहीं हमारा वीजा ना रुक जाए, यदि हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट का भी एक लफड़ा है। इसी तरह मेरे पे भी एक गिरी थी 2014 में, जब मोदी जी अभी यूएसए में थे, तो मुझे कहा गया कि आप मोदी जी के बारे में अपनी टोन सॉफ्ट रखिए वरना आप चले जाइए, तो मैंने नौकरी छोड़ दी थी। और इसी तरह 16 में मुझे कहा गया आप मोदी जी की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि आप मोदी को मोदी जी नहीं बोलते, तो मेरा कहना था कि ट्रूडो को मिस्टर ट्रूडो बोलता हूँ तो मोदी जी क्यों। पैरी दुले वहाँ के पंजाबी पत्रकार हैं। इंडियन सरकार के प्रेशर में कनाडा सरकार ने उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाला, मतलब कनाडा में वो जहाज में सफर नहीं कर सके। 2017 में जब राणा अयूब थी, जो प्रसिद्ध पत्रकार है, वो कनाडा में गई तो गुरुद्वारे के जो प्रबंधक है उन पे दबाव डाला कि राणा अयूब को मत बोलने दिया जाए, क्योंकि ये जब बोली तो कहीं ना कहीं भाईचारक सौहार्द के लिए ठीक नहीं होगा। उसी गुरुद्वारे ने नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल किया था, स्वागत किया था 2015 में। दूसरा और भी कारण, जो थोड़ा सरकार के, हिंदुस्तानी सरकार के उल्ट काम करते हैं मीडिया वाले, उनको जैसे जो हमारे सामुदायिक केंद्र होते हैं ना, जैसे कि गुरुद्वारे हो गए, मंदिर, उन पे भी प्रेशर डाला जाता है कि इनको ऐड नहीं देनी, इश्तिहार नहीं देने। आपको पता वो छोटा मीडिया है, वो लोकल इश्तिहारों से चलता है। अब यदि गुरुद्वारा मंदिर ऐड नहीं देगा तो उनके कम से कम 40-50% उनके रेवेन्यू पे फर्क पड़ जाता है। ये भी एक ढंग है। मतलब मोदी गवर्नमेंट की जो सेंसरशिप है वो हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं है, विदेशों में भी दिखाई देती है। शिविंदर साहब, किंतु परंतु पर आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, मेहरबानी। साहिर लुधियानवी की मिट्टी से आए हुए एक पत्रकार और एक सखाफती कारकुन से मैं बात कर रही हूँ। ये पहला इत्तेफाक है कि पंजाब से कोई ऐसा गेस्ट आया है जो सखाफती कारकुन भी है, कल्चर पे भी काम करते हैं और साथ में सहाफ़त भी करते हैं। और आपसे जब परिचय हुआ तो मेरी बहुत दिलचस्पी इसमें थी कि आप बताएं कि लाहौर से जुदा होकर हिंद के पंजाब ने क्या क्या खोया और कैसी रही ज़िंदगी। जो हमारी इकॉनमी है, जो हमारे ट्रेड होता था, इस पूरे खित्ते का ट्रेड हमारा अपना ट्रेड था, वो कैसे बढ़ गया, कैसे हमारे मेवे और फल बढ़ गए, कैसे हमारी बाकी और अच्छी चीज़ें बढ़ गई, क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, आपने ये सवाल पूछ के पता नहीं मेरे दिल की कौन सी तार छेड़ दी है। पंजाबी के उस्ताद दामन है, बहुत बड़े शायर हैं, चिरागुद्दीन दामन भी कहते हैं। उनकी एक पोइम है कि इन्हां आज़ादियां हथों बर्बाद होना, होए तुसी भी हो होए असी भी हाँ, जागण वालियां रज के लुटे आए, सोए तुसी भी हो सोए असी भी हाँ। सो लाली अखियां च पई दसदी है कि रोए तुसी भी हो रोए असी भी हाँ। सो मुझे लगता है कि लाहौर से जुदा होके पंजाब ने क्या खोया। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि आपके शरीर का कोई एक अंग काट लिया जाए तो आपसे जुदा कर दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? ऐसा लग रहा है एक पंजाब की मट्टी को, धरती को, टुकड़े को दूसरे टुकड़े से अलग होके। देखो हमारा जो नुकसान हुआ, इसको हम ऐसे देख सकते कि एक तो हमें आम ही बताया जाता है कि जी आज़ादी के समय या तो पंजाबियों ने सहा है या बंगालियों ने सहा है। पंजाबियों ने जो सहा है, आप देखिए जब हम 47 में आज़ादी का दिन मनाते हैं ना, मैं अपनी दादी से बात करता था, जो दादी की उम्र की औरतों से, कोई 47 को कभी भी हम आज़ादी का दिन नहीं कहते। हम कहते कि बंटवारा हुआ था, वंड हुई सी, जदों हल्ले हुए सी, मतलब दंगे हुए थे। इस तरह की जो संबोधन है वो हमारे मन मस्तिष्क में उकरे पड़े हैं। और आप देखिए कि अमृता प्रीतम की वो कविता अज आखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल है, वो हर एक पंजाबी, चाहे वो पाकिस्तानी पंजाबी हो चाहे इंडियन पंजाबी, उससे जुड़ी हुई है। इसलिए ये एक ऐसा भावुक क्षण होता है हमारे लोगों के लिए, पंजाबियों के लिए, जो मतलब हमें हिला देता है। मतलब चौथी पीढ़ी आ गई है, मुझे लगता है कि मैं चौथी पीढ़ी से जुड़ा हुआ हूँ। अभी भी जब वो आपको तार को छेड़ लेते हैं, आपने ऐसा शब्द बोल दिया कि पंजाब ने क्या खोया, तो मुझे लगा कि यार हमने पाया क्या है। मतलब वो उससे निकल के आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो हमने जो खोई है, पंजाब की डेमोग्राफी देखिए। इस समय 3.5 करोड़ इंडियन पंजाब है, बाकी हरियाणा की भी गिनती है, हिमाचल की कर लो, पहले तो ये इकट्ठा ही था, लेकिन पाकिस्तानी पंजाब 14 करोड़ से ऊपर है। अब देखिए कि यदि जब पंजाब इकट्ठा होता तो कितना बड़ा हो जाता, हम यूपी के बराबर हो जाता ना। तो अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि यदि पंजाब अलग ना होता तो पाकिस्तान भी शायद ना बनता, क्योंकि बड़ी गिनती तो
पंजाबियों की ही है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो फिर हिंदुस्तान की डेमोग्राफी भी अलग होनी थी, सिर्फ पंजाब की नहीं। जो बीजेपी की फिरका प्रस्ती है वो ना होती, क्योंकि आप देखिए ना कि मुस्लिम आबादी ज्यादा होनी थी, तो उसमें कोई इस तरह की कोई कम्युनलिज्म करना कोई आसान नहीं होता था। कि होता क्या है कि जब कोई फिरका प्रस्ती होती है, आपको छोटी माइनॉरिटी चाहिए, उस पे एक बड़ी बहुगिनती चाहिए, बहुल गिनती चाहिए, तो डेमोग्राफी बराबर हो जानी थी, तो इतना बड़ा वो नहीं होना था। हालांकि आप ये दलील दे सकते हो कि पहले भी तो दंगे होते रहे हैं, वो अंग्रेजी साम्राज्य के समय होते रहे हैं, लेकिन पहले हमने देखे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और हमारी तो सकाफती जो कल्चरल की सांझ ऐसी है, देखिए हमारे नाम एक जैसे हैं, फकीर चंद फकीरुद्दीन फकीर सिंह, मेर चंद मेर दीन मेर सिंह, सरदारा सिंह सरदारी लाल सरदार अली, ये हमारा साझा है। अच्छा, इकबाल खान इकबाल सिंह, सिंह। वो सारा कुछ। अच्छा, फिर हमारा जो हमारे गीत हैं, नाच हैं, वो एक जैसे, अभी भी लोकगीत हमारे एक जैसे हैं। अभी इसी तरह आप देखिए कि हमारे लोकगीतों में ना जो खूबसूरत लड़की है ना, जब शादी के जो गीत होते हैं, सुहाग होते हैं, बहुत लड़की अपनी माँ से कहती है कि मुझे कृष्ण कन्हैया जैसा वर चाहिए। तो मेरे एक पाकिस्तानी मित्र ने बताया कि यार अभी भी हमारे गांव में ना ये सुहाग गीत गाया जाता है। पाकिस्तान एक इस्लाम पे आधारित मुल्क बन गया, ठीक है जी, बन गया, पर आप अपनी जो जो कल्चर के सांझे रूट है वो नहीं ना बदल सकते। अभी भी वो वहां की एक मुस्लिम औरत गाना गाती है कि मुझे कृष्ण कन्हैया जैसा वर चाहिए। अच्छा, इसी कारण ही आप देखिए कि ये तो हो गया कल्चर। फिर आपने देखो डेमोग्राफी की भी मैंने बात की, आर्थिकता की, क्योंकि आज भी पंजाब से ये मांग उठती है कि हमें हमारे लिए बॉर्डर खोला जाए, क्योंकि व्यापार होगा तो हमारे पंजाब के किसानों को भी चार पैसे बनेंगे। पाकिस्तान में अब देखिए कितनी महंगाई है, वो कितनी इस तरह से जूझ रहा है, वहां को सस्ते भाव में चीजें चली जाएगी और हमारे किसानों को चार पैसे हो गए। हमारे ये भी आवाज उठती है कि यार जब कराची की बंदरगाह खुली है, कराची के उस रास्ते व्यापार हो रहा है, तो बागा के रास्ते क्यों नहीं हो रहा भैया? वो भी होना चाहिए। ये पंजाब में मांग रही है। दूसरा, पंजाब को यदि समझना है ना, जब पूरे मुल्क में फतूर होता है ना कि जी देशभक्ति चढ़ी होती है, मतलब ये आप सबक सिखा दो दुश्मन को, चुक दो फटे, तो पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जहां आवाज आती है कि यार लड़ाई नहीं हमें चाहिए। अब देखिए, ये नहीं कि पंजाब में कोई देशभक्ति में कमी है, फौज में पंजाबी जाते हैं, तिरंगे में लिपट के पंजाबी आते हैं, फिर भी पंजाबी कहता है कि नहीं हमें युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि जब युद्ध होगा तो नुकसान होगा, तो दोनों पंजाबों का होगा, पंजाबी चाहे उधर वाला हो चाहे इधर वाला। आप देखिए कि पंजाबी जब मिलते हैं रोते हैं आपस में, वो अपने गुनाहों का पश्चाताप करते हैं। यार 47 में पता नहीं क्या हो गया, हमने अपने धर्मों के मुकद्दस नारे लगा के, किसी ने अल्लाह अकबर कह के, किसी ने बोले सो निहाल कह के, किसी ने जय श्री राम कह के अपनों को मारा। वो आज भी वो दर्द पड़ा है। मतलब बाकी इसके बहुत सारे लक्षण ना शिवा हमारे लिटरेचर में भी मिल जाते हैं। मैंने एक और भी चीज़ देखी है एज ए लिटरेचर के स्टूडेंट, जितने ना हमारे राइटर हैं पंजाबी के, खासकर मैं पाकिस्तानी पंजाबी राइटरों की बात करता हूँ, जो मुस्लिम राइटर हैं उनके लिए जो बंटवारा था ना कभी भी सुखद नहीं रहा। अच्छा, जो उर्दू के राइटर हैं जो यूपी से वहां गए हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा। उन्होंने तो ऐसा लिखा कि जैसे इस्लाम में एक मुकद्दस जगह में जाने का सफर होता है ना, उन्होंने तो उस तरह पेश किया। लेकिन जो हमारे पंजाबी राइटर थे, भले ही उन्होंने उर्दू में लिखा या पंजाबी में लिखा, जैसे कि अहमद राही साहब थे। अहमद राही साहब के मैं आपको वाक्य बताता हूँ दो। वो अमृतसर आए, अमृतसर में खालसा कॉलेज में आके उनका भाषण हुआ, थोड़ा सा बोल के ना रोने लग गए। नूरजहां को एक गाना गाया हुआ है पंजाबी का उनका, उन्होंने कहा कि सुन जे दिल वाले बूहे मैं अज नहीं टोए, सुन जे दिल वाले बूहे मैं अज नहीं टोए, जो दरवाजे बंद है दिल के वो अभी मैंने खोले नहीं यार। वो रोने लग गए। अच्छा, जब आखिरी टाइम था उनका, हॉस्पिटल में लाहौर में थे, वो बार बार नर्स कह रही है कि पता नहीं बाबा जी को क्या हुआ, बाबा जी कह रहे हैं कि मुझे अमृतसर ले चलो, मुझे अमृतसर ले चलो। इस तरह वो अपनी मट्टी के लिए तरसे हैं। इसी तरह हमने यहाँ बुजुर्गों को भी बहुत देखा, जो मेरे अपने दादा की उम्र के थे, वो अपने दोस्तों के मतलब रोते हुए मैंने देखा है। पंजाब में ऐसी कितनी उदाहरणें मिल जाती है शिवा। मैं जब एक स्टोरी की थी कैरवान में, वहां मैंने देखा कि एक बुजुर्ग है, कुलवंत सिंह है उसका नाम, उसने बहुत खूबसूरत कोठी बना रखी है, लेकिन एक छोटी सी बैठक ना, पुरानी बैठक उसने रखी हुई है। मैंने कहा यार ये पुरानी बैठक क्यों रखी है? बोला कि देखो मैं भी उधर से उजड़ के आया हूँ, मैं आज तक ना अपने वो गांव को नहीं देख सका। मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी एक मुसलमान का घर था, कोई बेचारा किस्मत का मारा जब आए तो कम से कम उसको ये बैठक मिल जाए, वो अपने दादों की निशानी देख सके। अच्छा, एक ही हलवारा गांव है लुधियाना में, वहां के एक जगजीत सिंह है,
उन्होंने बहुत खूबसूरत कोठी बनाई, पर हवेली, एक पुरानी हवेली 47 से पहले की हवेली, वो यथास्थिति में रखी। उसने कहा कि यार मेरा तो कोई उजड़ के भी नहीं आया, मेरा कोई उजड़ के भी नहीं आया, मैंने तो कहीं बाद में वो ली थी, मतलब खरीदी थी, तो मैंने इसलिए रखी कि ये मेरी विरासत है, 47 से पहले वाली मेरी ये विरासत है। सो मेरा कहने का मतलब कि पंजाब जो है ना, पंजाब इस तरह मतलब उस पुराने पंजाब को याद करता है, हम चाहे वो कल्चरली याद करें, चाहे उस तरह। अब मैं आपको अपना वाक्य भी बताऊंगा, जैसे मैं खुद बताऊं कि हमारे ना पंजाब नज़दीक होने के कारण पीटीवी, जब मौसम खराब हो जाता है तो पीटीवी चल जाता था, लाहौर रेडियो तो वैसे ही नॉर्मल मौसम में चल जाता है। और पहली दफ़ा क्या हुआ, मैंने 6ठी क्लास में था, मैंने रेडियो लगाया, कोई पंजाबी में बंदा बोला कि ये लाहौर रेडियो है, हुण तुसी फलाने कोलों खबरां सुनो। मैंने अपने ताया जी से पूछा, भाई ताया जी ये क्या बात हुई, ये बंदा पंजाबी में बात कर रहा है। तो मेरे ताया जी का बड़ा स्टूपिड सा बोला उन्होंने, हाँ पुत्र, वहाँ हमारे ना पाकिस्तान में कुछ सिख हमारे मुसलमान बन गए थे, उसमें से कोई होगा बोलने वाला। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने बापू से पूछा, पिताजी से पूछा, उनका भी जवाब ऐसा। लेकिन मेरे फूफा जी जो कि पंजाबी के राइटर थे, उन्होंने समझाया कि यार ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली पंजाबी का मतलब सिख नहीं होता। पंजाबी एक कौम होती है जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी, सिख ही है। ये तुम्हारे वाला पंजाब बहुत छोटा है, वो वाला पंजाब बहुत बड़ा है। तो उसके बाद शिवा क्या हुआ, मुझे तो वो रेडियो लाहौर इतना अच्छा लगने लगा, मुझे उसके सारे प्रोग्राम याद होने लगे कि सुबह के जो 7:45 बजे नमाज होती है, 8:30 बजे वो पंजाबी तर्जमा करते हैं उसका, 8:45 बजे मुदस्सर शरीफ का प्रोग्राम रावी रंग होता है, 9:30 बजे उर्दू खबरें होती है, फिर बच्चों का होनहार प्रोग्राम 9:35 पे होता है, 10:30 बजे फिर खबरें होती है, फिर औरत खवातीन का प्रोग्राम होता है, तरिंजन होता है, मतलब रात की 8 बजे तक का अभी भी मुझे याद है। तो बाद में उसमें 1-2 वाक़ये हुए, वहाँ के एक मुदस्सर शरीफ थे, मैं उनको चिट्ठियां लिखने लगा, फोन करने लगा, वो वहाँ के होस्ट थे। इसी तरह एक उर्दू में प्रोग्राम करती थी इमराना खान। इमराना खान की आवाज़ इतनी अच्छी थी, मैं वो छोटा था उस समय, 13-14 साल का हूँगा, तो आवाज़ मुझे बहुत खींचती थी। जब आवाज़ मुझे खींचती तो मैंने कोशिश की कि मैंने चिट्ठी लिखी गुरमुखी में, उन्होंने पढ़ दी, तो मुझे खुशी हुई कि मेरी चिट्ठी पहुंच गई, उन्होंने पढ़ दी। मैंने 2-3 बार फ़ोन करने की कोशिश की, वो लाहौर में, उसमें बिल बहुत आता था, 1 मिनट का 22 रुपए। तो हुआ क्या कि एक दिन वो बंदा, हर कोई आगे जो फ़ोन उठाता था वो कहता कि नहीं आपकी बात नहीं हो सकती, आपकी बात नहीं हो सकती। तो एक मैंने फिर किया। एक दिन वो बंदा ना बड़ा गुस्से में था, उसने कहा देखो अपना वक्त ज़ाया मत करो, वो 50 साल की है। हैं तो मेरा दिल बड़ा टूट गया। अच्छा उसके बाद आप उनके इश्क में थे? हाँ मैं इश्क में था, 14-15 साल के बच्चा इश्क में था। तो बाद में क्या हुआ, कई सालों बाद पिछले साल जब मैं लाहौर गया वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस पे, तो मेरी इंटरव्यू करने आए, मैंने कहा यार इमराना खान को बताओ कहाँ है। मैंने और भी अपने मित्रों से ढूंढा, वो पता नहीं चला। तो एक लड़की आई कि सर उन्होंने ना शायद काम छोड़ दिया 2010 में, मैं ना आपसे वादा करती हूँ कि उनको ढूंढ के आपको मैं नंबर भेज दूंगी। एक दिन हुआ क्या कि उसने फ़ोन नंबर भेजा लिख के, तो मुझे लगा जैसे इमरान खान का क्यों नंबर भेज दिया इसने। बाद में मुझे यकीन नहीं आया, तो मैंने देखा अच्छा इमराना का नंबर है। तो मैं उनसे बात की, मैं रोने लग गया। मैं कहा इमराना जी, मैं तो आपका इतना बड़ा भगत था, वो आपके किसी रेडियो वाले ने कह दिया वो तो 50 की है। वो बोली शिवेंद्र तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, 50 की तो मैं अब हुई हूँ। तो इस बार जब मैं फैज़ फेस्टिवल पे गया था तो मैं इमराना को मिल के आया हूँ। या मतलब ये एक वो चौथी पीढ़ी का बंदे की एक्साइटमेंट बता रहा हूँ। जब आपने एक सवाल से बात छेड़ी दी तो मैं बातें करने लग गया जी। आपका 40 साल पुराना एक तरफा इश्क आपको बहरहाल मुबारक हो। बहरहाल आपको वो हासिल हो गई, आप उनसे बात कर सके। हाँ मैं बात कर सका। अगर ये पॉडकास्ट कभी इमराना खान जी के पास तक पहुंच जाए तो मेरी गुजारिश रहेगी आप कमेंट में शिवेंद्र साहब के बारे में ज़रूर लिखिएगा, और ये भी इस बात का ख्याल रखिएगा कि देखिए वो आपको कितनी इज्जत से और कितनी मोहब्बत से याद कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। क्या मैं कहूँ, ये कितना बड़ा मतलब ये चीजें हैं। मैं कहना इसलिए चाहता हूँ कि चौथी पीढ़ी में भी एक्साइटमेंट है। अच्छा कितने गाने मुझे याद है, मैंने नूर जहाँ मेरी पसंदीदा है, कई बार तो मुझे नूर जहाँ लता जी से भी मुझे ऊपर लगती है कई मामलों में। हालांकि कलाकारों की ऐसे तुलना नहीं करनी चाहिए, पर लता जी कहा करता नूर जहाँ में से मेरी उस्ताद है। अच्छा नूर जहाँ के कई पंजाबी गाने मैंने याद कर लिए यार। फिर क्या हुआ कि
उस गीतों की गहराई में मैं इतना चला जाता, बड़े बड़े अर्थ ढूंढने लग जाता। मुझे लगता है ये जो सारी कवायद थी ना, अच्छा फिर हमारे एक और भी आसानी थी, हमारे इंडियन पंजाब के ना सिलेबस में पाकिस्तानी पंजाबी राइटर पढ़ाए जाते हैं, स्कूल में भी और कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी। अच्छा, उनके वाले पंजाब है जो, वो भी हमारे पंजाबी राइटर को अपने सिलेबस में पढ़ाते हैं। सो वो एक साज थी। मैंने वहाँ फिर मैंने पंजाब को, वहाँ के पंजाब को समझने के लिए लिटरेचर पढ़ा वहाँ का, क्योंकि उनका लिटरेचर हमारे यहाँ छपता है, किताबें छपती है, मैंने पढ़ा। तो इस तरह पाकिस्तान के राइटरों से मैंने दोस्ती की। फिर मुझे लगा यार जो हमें पढ़ाया जाता है कि ये तो दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं। लोगों में कोई दुश्मनी नहीं, हुकूमतों की दुश्मनी है, हुकूमतों की अपने मुफाद के लिए दुश्मनी होती है, पर लोगों का दिल धड़कता है, लोग नहीं चाहते। अब देखिए, अब ये पहलगाम का इंसिडेंट होके हटा यार, इसमें क्या किया हमने एक दूसरे को जो मिलने वाले ना, जैसे दोनों मुल्कों ने वीजे बंद कर दिए जी। अब यार आतंकवादी कोई वीजा लगा के तो नहीं आएगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, फिर हमारे वालों ने क्या कर दिया कि उनके जी टिकटॉकर, उनके जी फिल्मों वाले बंद कर दिए, कई ऐसे यूट्यूब चैनल बंद कर दिए उन्होंने जिनसे पाकिस्तान की हुकूमत भी खफा है, हमारे वाले भी पता नहीं क्यों खफा है। वो मुझे तो डर था कि उन यूट्यूब, जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल में बहुत अच्छी डिस्कशन होती है। मुझे तो था कि ब्लैक होल को परवेज हुडबॉय का है वो, मुझे था कोई इसको कहीं फौज ना बंद कर दे, और फौज ने, वहां वाली ने तो किया नहीं, हमारे वालों ने कर दिया। मुझे लगता है कि एक्चुअली हुकूमतें चाहती हैं कि कहीं ना कहीं लोग ना आपस में मिले, क्योंकि अभी हमें क्या बताया जाता है कि पाकिस्तान में जी ये इस तरह के लोग हैं, ऐसा है ऐसा है, पर पाकिस्तान ऐसा भी है, ये चीज लोग ना समझ सके। इसी तरह वो वाले, उनको समझाया जाता होगा कि आजकल हिंदुस्तान में ये चल रहा है, वो चल रहा है, पर हिंदुस्तान में शिबा और मेरे जैसे लोग हैं, वो भी ना वो समझ सके, है ना। सो ये चीजें हैं। मुझे लगता है कि जब तक आपको चाहिए कि यार आप किसी भी माहौल में हो, तनाव वाले माहौल में हो, कम से कम लोगों को मिलने का जो एक आसरा होता है ना, वो नहीं खत्म करना चाहिए। वो हमारा पंजाब भी यही चाहता है। देखिए, अभी तक कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि कोई भारतीय पाकिस्तान गया हो और वापस आकर के वहाँ के अवाम के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ उनकी खुश अखलाक़ी, उनकी मेज़बानी, उनकी जो हिंदुस्तान के लिए जो उनके दिलों में जो जिज्ञासा है कि हिंदुस्तान कैसा है, कभी हम जाके देखें। तो ये जो जस्तजू है, ये इसके अलावा मैंने तो कभी कुछ नहीं सुना। बल्कि ये भी सुना, जैसे हमारे बड़े क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने बताया कि हम पंजाब में लाहौर की दुकानों पर गए शॉपिंग करने, या कराची में हम शॉपिंग करने गए तो हमसे पैसे ही नहीं लिए। मेरे साथ हुआ। मैं आपको बताता हूँ, मैं 2024 में जब गया था, पिछले साल गया था, तो मेरे पास नहीं, मैंने कुछ खरीदा नहीं शिबा, मेरे मित्रों ने इतने गिफ्ट दे के भर दिया, मेरे 2 अटैची भर गए। मुझे लगा कि अब एक बैग और लेना चाहिए मुझे। मैं बैग लेने के लिए जब पहुंचा तो उनको पता लगा कि ये इंडियन पंजाब से, वो इंडियन पंजाब को चढ़दा पंजाब कहते हैं, और हम उनको लहंदा पंजाब कहते हैं। मतलब वो पश्चिम में है, हम पूरब में है, इसलिए लहंदा और चढ़दा, वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब। तो उनको बताया मेरे मित्र ने, अली उस्मान बाजवा जो कि कहानीकार है, कि ये साहब है, ये चढ़दे पंजाब तो आए नहीं। तो उसने कहा सर मैंने बैग के पैसे नहीं लूँगा। 2300 का वो बैग था, उसने मुझे फ्री में दे दिया। अच्छा, इसी तरह मैंने अपनी जो शरीक हयात के लिए कुछ कपड़े लिए, उसके पैसे नहीं लिए। एक दुकान पे हम चले गए हल्का सा खाने के लिए। पहले तो वो मेरे मित्र से कहने लगा मुझे छुट्टे दो, मेरा मित्र कहने लगा छुट्टे नहीं, वो बोला कि नहीं छुट्टे देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा साहब ये चढ़दे पंजाब से आए हैं, तुम इनसे भी लोगे? तो उन्होंने कहा कि साहब आप सच में चढ़दे पंजाब से आए हैं? मैं कहा बिल्कुल, ये दो मेरा पासपोर्ट देखो। सब कौन से एरिया से हो? मैं कहा जी मेरा बैकग्राउंड लुधियाना से है। पता नहीं शिबा उसके मन में क्या था, उसकी आंखें भर आई। वो बोला कि मेरी दादी भी वहां से आई थी, प्लीज आप मेरे काउंटर पे आओ। वो मिल्क शेक वगैरह लेके आया मेरे लिए। तो 1-1.5 घंटा बातें करने लगा। अभी पहले मेरी दादी लुधियाना से आके लायलपुर आ गई, फैसलाबाद मतलब, फिर हम लाहौर आ गए, फिर अपनी पूरी फैमिली की स्ट्रगल बताने लगा। उसके मन में ये चल रहा था कि वो मैं उसका कोई अपना हूँ, वो सब कुछ निकाल दे अपने दिल से जो भी निकलता है। सो ये चीजें हैं। इसी तरह मैंने अब भी मैं गया, ऐसा होता है। इस्तिकबाल पंजाबियों का खास करके, क्योंकि वो पंजाबियों का जो रिश्ता है, जुबान का जो रिश्ता है, वो तो बहुत करते हैं। मतलब ये चीज़ें बतानी चाहिए, जो हिंदुस्तान से जाके आते हैं उनको बतानी चाहिए कि भाई जो देखो हमारा जो पंजाब है ना, जो पूरा इंडिया है, इंडिया बेल्ट है बाकी वाली,
वो जो सोचती है पाकिस्तानी लोगों के बारे में भी ऐसे होंगे ऐसे होंगे, हमारा पंजाब ऐसा नहीं सोचता, वो बिल्कुल विपरीत है। उनका मानना है कि ठीक है सरकारें गंदी होती है, यहाँ वाली भी वहाँ वाली भी, पर लोग है ना, लोगों का दिल में है। अच्छा, वो हमारे फिल्मी हीरो को पसंद करते हैं। आजकल तो हमारी जो पंजाबी फिल्में वहाँ बहुत लगने लगी है, इंडियन पंजाब वाली, वो बहुत देखते हैं, वो बहुत चलती है। सो ये चीज़ें हैं, ये सांच है ना, इतनी सारी बंदिशों के बावजूद भी ये सांझ दोनों मुल्कों की बरकरार है, और इसके कई हिस्टोरिकल कारण भी है। सांझ माने शेयर्ड शेयर्ड है, जो आपसी रिश्ता है, जो सांझी विरासत है। अच्छा, उसका कारण भी है, जब हम ना इसको ढूंढने चले इस कारण को, आप देखिए, हमें तो ये सिखाया गया ना, आजकल हमें सिखाया जाता है, पाकिस्तान में भी सिखाया गया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, लेकिन जो पंजाब का जो कल्चर है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कई साझी बातें पड़ी है। पंजाब के कल्चर में बिगाड़ भी है, पर कई चीजें कमाल की है। जैसे जो विदेशी हमलावर आए हैं, उसको मुस्लिम जो राइटर हैं पंजाबी के पुराने, उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। जैसे वारिस शाह है, वारिस शाह की हीर तो सबने पढ़ी होगी। वारिस शाह जब हीर की आंखों में फब रहे सुरमे की बात करता है, तो वो लिखता है कि सुरमा नैना दी धार विच फब रहा। सुरमा नैनों में इस तरह अच्छा लग रहा है, सुरमा नैना दी धार विच फब रहा, चढ़िया हिंद ते कटक पंजाब दा जी। जैसे हिंद पे पंजाब की फौजों के लश्कर चढ़ गया हो। अब देखिए, इसमें वो बहुत बड़ी फिलॉसफी दे जाता है। वो क्या है, पंजाब उस समय क्या था, वारिस शाह के टाइम में एक छोटा सा गवर्नरी स्टेट था। अक्सर ही जो फौजें बाहर से हमला करने आती थी, वो पंजाब पे ही चढ़ती थी। मतलब जा कह लो कि हिंद का वो दरवाजा था, जहाँ हिंद पंजाब पे चढ़ता था। लेकिन वारिस शाह सपना लहरा है कि नहीं, पंजाब ने हिंद पे चढ़ाई कर दी। इसी तरह जब अंग्रेजों के साथ सिखों का युद्ध हुआ, जिसमें सिख हार गए, बाद में अंग्रेजों का कब्जा हो गया पंजाब पे, शाह मोहम्मद कह रहा है कि शाह मोहम्मदा विच पंजाब दे जी, कदे नहीं सी तीसरी जात आई। मतलब पंजाब में तो यही थे, हिंदू मुस्लिम सिख ही थे, और तीसरा कोई आया ही नहीं था, तो वो उसको धिक्कार रहा है अंग्रेजों को। अच्छा, एक और बात वो लिख रहा है, शाह मोहम्मदा एक सरकार वाजों फौजा जित के अंत नूं हारियां जी। वो रंजीत सिंह को याद कर रहा है, मुस्लिम राइटर होके, कि यार रंजीत सिंह आज होते तो अंग्रेज ना यहाँ जीत पाते। मतलब ये भी चीज मतलब रही है, ये मतलब एक सकाफत है। इसी तरह आप देखिए कि वारिस शाह जब रांझा है ना, जोगी बन के हीर के घर खैरात मांगने जाता है, तो हीर की जो ननाण है ना, उसका वो लोटा तोड़ देती है, जो खैर डालने वाला होता है। तो वारिस शाह उसकी तुलना मुगलों के द्वारा पंजाब को लूटने से करता है। वारिस शाह जो मुगला पंजाब लुटी, ते मैं जोगी दी रसद उजाड़े होने। तो मतलब उन्होंने उस हमलावरों को अपना नहीं माना। बुल्ले शाह भी दर खुला हशर अजाब दा, बुरा हाल होया पंजाब दा। बुल्ले शाह पंजाब के दर्द में रोता है। मतलब ये हमारी सांझ पड़ी है, जहां आपको ये नहीं लगता कि ये राइटर मुसलमान है, हिंदू है या सिख है। इसी तरह माधव लाल हुसैन के साथ, शाह हुसैन के साथ माधव लाल का रिश्ता, ये भी नहीं कोई भूला। ये मुझे लगता है पंजाब की मिट्टी से पंजाब की मिट्टी में है। पंजाब में जो बड़ी क्रांति है शिवा, एक तो सूफीज्म की और एक गुरबानी की, इन्होंने लोगों के साथ जोड़ा है। उसके बाद जब हम आज़ादी मूवमेंट में आते हैं, तो गदर मूवमेंट होगी, और जो रशियन इनकलाब से प्रभावित होकर जो आई, उन्होंने भी लोगों को साथ जोड़ा है। ये पर पंजाब के वो कुछ तत्व हैं जो थोड़ा सा पंजाब को पंजाब बनाई रखने की कोशिश करते हैं। ये प्रभाव है। दोनों तरफ के पंजाब वालों अपने पंजाब को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप कह रहे थे कि जो बुल्ले शाह, वारिस शाह और गुरबानी हैं, मेरे जैसे इंसान के नज़र में तो ये सब सूफ़ी संत की जो बाणियाँ हैं, ये एक ही जैसी हैं, और मैं फ़र्क नहीं कर पाती हूँ। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि एक सेम ही इंसानियत का एक ट्रेडिशन है, इंसानियत को प्रमोट करने वाला और अपनी मिट्टी से उपजा हुआ एक ट्रेडिशन है। चाहे वो गुरबानी हो, चाहे वो वारिस शाह हो, चाहे बुल्ले शाह हो, चाहे और जो सूफ़ी कराम आए हैं, सूफिया कराम, वो मुझे वो बहुत एक लगता है। अगर इसमें फ़र्क है तो आप बेहतर जानते होंगे, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि जब हम स्वर्ण मंदिर जाते हैं, हरमंदिर साहब, तो हमें वहाँ पर जो वहाँ वो चल रही है, वो जो लोग गा रहे होते हैं, क्या कहते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं, या गुरबानी पाठ कर रहे होते हैं, पाठ हो रहा होता है, तो वो हमें जो सुकून देता है, वो बिल्कुल सूफिया कलाम का जो सुकून है, वही वहाँ पर भी मिलता है। उसमें एक खासियत भी है ना, आप देखिए कि गुरबानी में
शेख फरीद साहब की बानी भी शामिल है, जी बिल्कुल कबीर साहब की बानी भी शामिल है, जी उसमें रविदास जी की बानी भी जी शामिल है। हाँ तो अच्छा, ये एक ना बहुत ये आजकल तो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। इस सिखों का, यदि हम सिख धर्म की बात करें, क्योंकि आरएसएस बीजेपी भी कोशिश कर रहे हैं कि सिख तो हिंदुओं का, हिंदू तो सिखों का ही, या सिख हिंदुओं का ही हिस्सा है, देखो जी गुरुओं पे मुसलमानों ने जुल्म किया, ऐसी ऐसी बकवास की जा रही है। ये सत्य नहीं है। देखिए, जो सिख धर्म है, सिख धर्म जो पैदा भी हुआ है ना, वो मुस्लिम फिरका परस्ती और हिंदू फिरका परस्ती दोनों के विरोध में पैदा हुआ है। ओह गुरु नानक साहब ने उस समय दोनों के विरोध में ये नई लहर शुरू की थी, जो एक धर्म बना। जैसे कि देखिए, अब बाबर ने जब हमला किया, हमें तो बताया ना बाबर आ गया जी, बाबर ने आके हिंदुओं को मार दिया। पहली बात तो है कि बाबर ने किसको हरा के आया था? एक मुस्लिम राजे को ही हरा के आया था, ठीक है। दूसरी बात है कि बाबर बानी लिखी है गुरु नानक साहब ने। बाबर बानी में उन्होंने लिखा है कि बाबर ने जब हिंदुस्तान को लूटा तो उसने हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं किया। जैसे हिंदू को लूटा, उसी तरह मुस्लिम को भी लूटा। इम्प्रेशन ये है लोगों को कि हाँ। बाबर के आने से मुसलमान भारत में नहीं आए, ऐसा नहीं है। बाबर तो खुद हरा के आया। अच्छा, बाबर खुद मुसलमान शासक हाँ। को ही हरा के आया वहां पर। अच्छा, फिर आप देखिए कि मुगलों के साथ फिर रिश्ते जो एक ही तरफा बताए जाते, ऐसा नहीं है। जब औरंगजेब है, हुमायूं जब शेरशाह सूरी से जंग हार गया था, वो गुरु अंगद देव जी के पास गया था आशीर्वाद लेने के लिए। अकबर है, अकबर अमरदास जी को मिलने आया था, तो उनकी पंगत में बैठ के उसने लंगर छका। उसको वो ट्रेडिशन बड़ी अच्छी लगी, तो उसने उनकी बेटी के नाम जमीन करवा दी। आज अमृतसर उसी जमीन में ही बसा हुआ है। अच्छा, वो अकबर की दी हुई है। अकबर की दी हुई, काफी हिस्सा उसका अकबर का दिया हुआ था। इसी तरह गुरु रामदास जी है, उसने जब हरमंदिर साहब बनवाया, तो उसकी जो नींव है वो साई मियां मीर से रखवाई गई। साई मियां मीर एक सूफी संत थे, और उसके 4 दरवाजे रखे जो चारों वर्णों के लिए साझे थे, कोई अछूत का और कोई मसला नहीं था। इसी तरह गुरु अर्जन साहब ने जो बानी इकट्तर की, जिसमें मैंने बताया गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने के वो एडिटर थे, उन्होंने सभी धर्मों का कोई भेदभाव नहीं किया। अच्छा, गुरु अर्जन साहब की एक लाइन बहुत अच्छी है, वो आज भी हमें डाइवर्सिटी की शिक्षा देती है। वो कहते हैं कि बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक आखण तत्ते एक बोलन मिठे। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक वृक्ष है, उसके नीचे जितने भी जंतु हैं वो इकट्ठे हैं, कुछ तत्ता बोल रहे हैं, कुछ मीठा बोल रहे हैं। मतलब आपकी में जो विभिन्नता है, बहुलता है, उसकी वो बात कर रहे हैं, जो मतलब डाइवर्सिटी की वो बात कर रहे हैं। ये मतलब गुरु जी से सीखने वाली बात है। इसी तरह आप देखिए, गुरु हरगोविंद जी है, उनके दाराशिकों के साथ अच्छे रिश्ते थे। दाराशिकों के तो वैसे और भी गुरुओं के साथ अच्छे रिश्ते थे, वो गुरुओं की इज्जत भी करता था। आपको पता होगा कि दाराशिकों ने बहुत सारे हिंदू ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद करवाया था, उपनिषदों का। फिर आप देखिए कि इसमें चलते चलते गुरु गोविंद सिंह जी की मैं बात करूं, गुरु गोविंद सिंह जी का पुई बुद्धू शाह, जो कि गुरु जी का सिख था, गुरु जी के साथ मुगलिया फौज से लड़ा। फिर आप देखिए कि गुरु जी को माछीवाड़ा, जो लुधियाना में पड़ता है, वहां उनकी जान बचाने वाले मुसलमान थे गनी खान, नबी खान। एक बार गुरु जी को पहाड़ी राज्यों ने मतलब घेर लिया था। निहिंग खान ने अपनी हवेली में रखा और कहा कि ये मेरे दामाद है, कोई मेरा दामाद अंदर है, आप नहीं जा सकते। असल में ना, गुरु की लड़ाई किसी धर्म से नहीं थी, वो मुगल सरनेम से भी नहीं थी। मान लीजिए कि आपका नाम शिवा मुगल है, तो आपसे साथ लड़ाई नहीं थी। उनकी लड़ाई थी जुल्म के साथ, हुकूमत से साथ थी, वो किसी की भी हो। आज यदि गुरुजी होते तो आज वाली हुकूमत के भी वो विरोध में खड़े होते। तो ये मतलब उस लड़ाई को अब ये हिंदू कट्टरपंथी है, वो मतलब मुस्लिम लड़ाई के तौर पे पेश करते हैं। और आपने सुना होगा कि दिल्ली के स्कूलों में इन्होंने क्या किया कि पिछले दिनों जो बहुत बड़ी इसको अचीवमेंट बताई जा रही थी कि हमने सिख वीरता को के सिलेबस में लगाया है कि सिख शूरवीरता पढ़ाई जाएगी। देखो, पहली बात तो शिवा, मेरा मानना है ना, इतिहास शूरवीरता नहीं होता। मतलब शूरवीरता तो फैक्ट्स होते हैं। हाँ, वो तो फैक्ट्स होते हैं। वो शूरवीरता में आपने कथन करना भी, एक आपका हीरो है, दूसरा आपका दुश्मन है, वो दरबारी लेखन। हाँ, इतिहास में तो फिर ये वाली बातें कहाँ आती। जब औरंगजेब को गुरुजी ने जफरनामा लिखा तो वो हिल गया,
तो उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बाद में उसकी डेथ होगी। अब बहादुर शाह से थोड़ा समझौता भी हुआ। अच्छा, फिर ये बातें कहाँ आएगी कि हिंदू मुसलमान सिख थे, उनका क्या खूबसूरत रिश्ता था, मुसलमानों के साथ सिखों का क्या खूबसूरत रिश्ता था। ये तो इतिहास में आएगा ना, ये शूरवीर कथा में नहीं आएगी। कथा में तो एक आपका विलन है, आप पे टूट जाओ। जो इस तरह की दरबारी कथाएं हैं ना, जितनी भी राइट विंग फोर्सेस है वो उनको रास आती है, उनको फिट बैठती है। सही। और मैं पढ़ रही थी कि गुरबानी में 11 ज़बानें के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और उसमें अरबी, फ़ारसी और सब है। और जब हम गुरबानी की जब चीज़ें सुनते हैं और उसमें रब और अल्लाह और हाँ। मेहर और ये सारे अल्फाज जो प्योर अरबी के अल्फाज हैं और उसमें आते हैं, और साथ ही साथ हमारे भारत के जो राम और रहीम हाँ, और ये सब आता है, तो बिल्कुल। हमें लगता है कि ये एक ऐसा मॉडर्न धर्म है जो भारत के जो मॉडर्न सोसाइटी है उसको ये सबसे बेहतर सूट करता है और सर्व करता है। हमारा आज का जो भारत है उसकी जो मल्टीकल्चरलिज्म है उसको गुरबानी जितनी तरह अच्छी तरह से सर्व करती है, मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई ऐसा और वो है लिटरेचर है जो उसको सर्व करे और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के अंदर ही सर्व करे। उसके लिए उसको कोई मॉडर्न थियरी में नहीं जाना है। देखिए, गुरबानी जो है ना, देखो समाज एक जगह रुकता तो नहीं है शिवा, वो तो लगातार चलता है। लेकिन ये ना हमारे पिलर हैं, मतलब जी। चाहे जैसे कहना हो कि गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ पंजाब का ही नहीं बल्कि इंडिया की भी एक तर्जमानी करने वाला खूबसूरत ग्रंथ है जो मानवता का जो संदेश देता है। मेरा कहने का मतलब है जो हमारी आज का मूल मंत्र है इस देश को एक रखने का कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस डाइवर्सिटी को आप गुरबानी में आप ज़्यादा बेहतर देख पाते हैं। और ये सबसे लेटेस्ट धर्म है तो सबसे मॉडर्न भी होगा, इसमें आज के दुनिया के तकाज़ों की चीज़ें होंगी, ये भी एक सच्चाई है। क्योंकि जो भी सिस्टम नया आता है वो पुरानी चीज़ों को बेहतर बनाता है। तो मैं उसी वजह से आपसे कह रही थी कि गुरबानी से मुझे बहुत वो क्या कहूँ एक जुड़ाव महसूस होता है। तो अगर हम पंजाब पर और पंजाबियत पर और हिस्ट्री पे बात करेंगे तो सारा वक्त उसमें चला जाएगा। तो आप उस जज्बाती रॉ से बाहर आइए। जी, आ गया। मैं देख रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे आप बातें करते करते आप भी थोड़े जज्बाती हो रहे हैं। मैं जज्बाती हो नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन लग रहा है कि शिवा की आंखों में से अभी आंसू निकल जाएंगे। मैं बहुत मुतासिर हो रही हूँ और मैं बाहर आना चाहती हूँ इससे, क्योंकि मैंने जब सोचा था आपसे बात करेंगे तो बड़ी चीजें लिस्ट बनाई मैंने, तो जी कवर कर लूँ तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो आप तो पत्रकार हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, सहाफ़ी, ये बताइए कि आजकल जो पत्रकारिता है, ख़ासकर रीजनल पत्रकारिता है, वहाँ क्या चल रहा है? पंजाब की पत्रकारिता में क्या चल रहा है? और जब मैं पंजाब की पत्रकारिता कह रही हूँ तो पंजाबी ज़बान की पत्रकारिता के बारे में भी बात कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि पंजाबी पत्रकारिता जो ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से या यूरोप से हो रही है, थोड़ा उसको भी कवर करिए अगर आपकी नज़र है। नहीं, मेरी नज़र है, मैं पंजाबी पत्रकार हूँ वैसे पेशे से, पंजाबी का पद ही पत्रकार हूँ मैं, और एनआरआई मीडिया में भी मैं 2011 से काम कर रहा हूँ। तो 2011 से एनआरआई मीडिया है? हाँ, नहीं, एनआरआई मीडिया तो बहुत पुराना है। पुराना कितना मैं बताऊँ, आज़ादी मूवमेंट के समय गदर था, वो भी वहाँ से था। तो स्वदेश सेवक था अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो भी वहाँ से था। लेकिन जो ज़्यादा अखबार आने लगे वो क्योंकि पंजाबियों का सफ़र कई 100 साल पुराना तो पंजाबियों का सफ़र है, तभी उन्होंने अपने अवाम के साथ जुड़ने के लिए अखबार शुरू किए, रेडियो वगैरह। लेकिन 2005 में से ये पूरे अपने चरम पे आ गया था। हाँ, तो मैं 11 से मैंने ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ मैं कई सारे रेडियो के लिए और टीवी के लिए वो मैं काम करता रहा हूँ। मेरे अच्छे बुरे दोनों अनुभव है। पहले तो मैं पंजाब की ही बात करता हूँ। देखो शिवा, मुझे ना कई बार ये मैं अपने आप को भी सवाल करता हूँ कि देखो पंजाब में मूवमेंट भी हमें दिखती है कई बार, चाहे अभी किसान मूवमेंट के तौर पहले तो बहुत सारी मूवमेंट्स थी, स्टूडेंट्स की भी और अदर्स भी। पंजाब का लिटरेचर भी बड़ा आपको प्रोग्रेसिव मिल जाएगा, आप एक सवाल पूछ सकती है लिटरेचर के बारे में। लेकिन क्या कारण है कि इसकी रिफ्लेक्शन पंजाब की पत्रकारिता में क्यों नहीं दिखी? क्योंकि पंजाब की जो पत्रकारिता है उसका कारण मुझे ये लगता है कि जब ये पत्रकारिता शुरू हुई थी ना पंजाब में वो एक हुई थी मिशन को लेके कि सिखों ने की कि हमने अपने धर्म को आर्य समाजियों से बचाना है, तो किसी ने की कि हमने आर्य समाजी बनना है,
किसी ने कहा कि नहीं हमने सिख मिशनरियों से बचाना है, किसी ने कहा कि नहीं ईसाई मिशनरियों से, सॉरी, किसी ने कहा कि हमने ईसाई बनाना है। ये इनका अपना अपना मिशन था, एजेंडा था। तो एजेंडे से शुरू हुई, 47 आ गया। 47 के बाद क्या हुआ कि पत्रकारी उसी तरह खेमों में बटी रही। अकाली दल की पत्रकारी होगी, पंथक पत्रकारी होगी, फलां पत्रकारी होगी। एक बड़ा नुकसान ये भी हुआ, पंजाब बट गया। पंजाब के बटने का भी हमें खैर नुकसान हुआ, वो तो खित्ते का हुआ। लेकिन 66 में पंजाबी लैंग्वेज के आधार पे पंजाब बन गया। पंजाब के अखबार देखो बड़ी गिनती में छपने लगे, इसमें कोई शक नहीं, लाखों की गिनती में है। अजीत अखबार वो दावा करता है कि वो 3.25 लाख छप रहा है। जगबानी 3.5 लाख का दावा करता है। पंजाबी ट्रिब्यून भी है। लेकिन उसमें जो मेन दिक्कतें क्या है, मुझे ये लगता है कि पंजाबी पत्रकारी 3 बातों में कंफ्यूज रही है। एक तो ये रही है कि पत्रकारी क्या शौक है। तो मेरा मानना है शिवा के यदि आपका शौक है तो शौक के लिए तो भाई कबूतर पाल लो, अब घोड़े रख लो। पत्रकारी शौक नहीं है, पत्रकारी एक ऐसा प्रोफेशन है जो जुनून के साथ किया जाता है। दूसरी बात रही है कि पत्रकारी एक मिशन है। तो मुझे लगता है कि जब आप मिशन मान के चलते तो भी ज्यादा दूर नहीं चलते, क्योंकि हमारे पंजाब में मिशन को लेके कई अखबार आए, पर वो उनकी एक सीमा थी। चाहे वो लेफ्टिस्ट अखबार थे, चाहे वो पंथक अखबार थे, पर एक सोच से आगे वो चल नहीं सके। तीसरा है कि पत्रकारिता एक प्रोफेशन है। अब ये जो प्रोफेशन वाली बात है ये अडॉप्ट नहीं हुई। हालांकि पंजाब ने आतंकवाद का दौर देखा, उसके बाद एक टाइम था कि वो अपने आप को वेल्ड कर सकती थी, लेकिन पंजाबी का जो पत्रकार है वो ज्यादा सत्ता के नजदीक रहना चाहता है कि अच्छा। हाँ, किसी भी सत्ता हो, चाहे अकाली की हो, कांग्रेस की हो, आप वालों की हो, वो सत्ता से नजदीक रहने के कारण फिर छोटे छोटे लालच भी होते हैं कि कोई ओहदा मिल जाए, कोई, जैसे आपने दिल्ली में भी देख रहे हो वही चीजें हैं। इसी कारण पंजाब की पत्रकारिता में आपको ना तो आपको अच्छा एडिटोरियल उस तरह का मिलेगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग जीरो है। इसी ढंग से आप देखिए कि फिर आप जो ग्राउंड आप देखिए, हम इंडिया में कहते हैं कि खेती के ऊपर यदि हमने काम करना तो पी साईनाथ का हम जिक्र करते हैं, बहुत अच्छे खेती पत्रकार है। अब पंजाब कृषि प्रधान स्टेट है, आपको एक भी ऐसा वो नहीं मिलेगा पत्रकार जो खेती का विशेषज्ञ हम कह सके। ह्यूमन राइट की वायलेंस पंजाब में बहुत हुई है, नक्सलाइट दौर के समय में भी, खालिस्तानी दौर के समय में भी हुई है। तो भी मतलब हमें कोई ह्यूमन राइट का एक्सपर्ट पंजाबी में पत्रकार नहीं मिलेगा। क्या ऐसा है कि सरकार ने, दिल्ली ने करने नहीं दी ह्यूमन राइट्स? देखिए, जब हम खालिस्तान मूवमेंट एक ज़माने में, या जो भी दौर था 80 और अर्ली 90s का, हम ये मानते हैं कि वहाँ से खबरें हमारे पास आ ही नहीं पा रही थी। तो ये क्या दिल्ली ने वहाँ पत्रकारिता ग्राउंड लेवल की और ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या करने दी? दोनों बातें हैं। देखो, एक तो स्टेट का वो रहता ही है प्रेशर, लेकिन कई बार जर्नलिस्ट होता है वो उस दबाव के उल्ट चल के भी कुछ ना कुछ निकालता है। आज की तारीख में मणिपुर और कश्मीर का हमें नहीं पता चलता, लेकिन वहां हो रही है, लोकल लेवल पे हो रही है। पंजाब की जो ये दिक्कत है ना, जो चलो आपको दिल्ली वालों को नहीं पता लगा, लेकिन यार पंजाबी का पत्रकार पंजाब के लोगों को तो दिखाए पंजाबी में रिपोर्टिंग करके, वो भी नहीं दिखी है। उसका कारण है बड़ा, क्योंकि पंजाब की जो पत्रकारिता का बड़ा हिस्सा है उसने सत्ता के साथ रहना सीखा, सत्ता के साथ आनंद लेना सीखा। इसी कारण अब देखिए, अब जो अखबारों में पहले अखबार होते थे, अखबारों में कोई ज्यादा तनख्वाह नहीं होती थी, पत्रकारों को कहा जाता था इश्तिहार लेके आओ। तो फिर आ गया टीवी बहुत छोटा रहा। टीवी में क्योंकि देखो आपका जो मूल है ना, आप अपने मूल से ही सीखते हो, उसी की रिफ्लेक्शन टीवी में हुई। अब जो डिजिटल मीडिया आ गया उसमें तो बहुत बुरा हाल है। डिजिटल मीडिया में क्या है कि आपने व्यू देखने हैं, आपने व्यू के पीछे भागना है। वो ज्यादातर गाली गलौज से मिलेंगे, वो ज्यादातर दो फिरकों में तनाव से मिलेंगे, वो अग्रेसिव होकर बोलने से मिलेंगे। और वो इस तरह की पत्रकारिता पंजाब को की बौद्धिकता पे भी अटैक है, वो आपको विचार मुक्त भी कर रही है, वो आपको सोचने भी नहीं दे रही। और जनता के जो असल मसले हैं, जो ग्राउंड मसले, ग्राउंड रिपोर्टिंग जीरो है। मैं कई बार मजाक करता हूँ, आप पंजाब में एक्सपर्ट है, आजकल देखो हिंदी और इंग्लिश पत्रकारी में भी ये हो रहा है ना कि ग्राउंड रिपोर्टिंग तो कम है, कुछ एक्सपर्ट होते हैं वो बताते हैं, लेकिन पंजाब में एक्सपर्ट भी काम के नहीं है। वो है कि मैं कई बार मजाक करता हूँ शिवा, कि पंजाब में 5-7 एक्सपर्ट है, आप उनको मर्दाना कमजोरी से लेके वर्ल्ड पॉलिटिक्स तक किसी भी विषय पे बुला लो, वो बोल देते हैं। ओके, तो वो सारे एक्सपर्ट हर मर्ज की दवा सो कॉल्ड वो एक्सपर्ट है, वो ये किसी भी हर मर्ज की दवा है। इसमें होता क्या है, वो बहुत ही आवाम को बहुत ही हल्के लेवल तक ऐसा जो क्यों है? नहीं, ऐसा इसीलिए है ना कि
एक तो पत्रकारिता में मैंने बताया कि जो अखबार की पत्रकारिता थी, अखबार की पत्रकारिता ही नहीं वो हुई, उसकी ही रिफ्लेक्शन आपको इसमें मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक में मिलेगी और डिजिटल में मिलेगी। अच्छा, अब बाकी ना आजकल ज़्यादा क्या हो गया, सोशल मीडिया, फेसबुक टाइप वगैरह हो गया, वो उसमें इतना ज़्यादा हो गया, खबरें भी बहुत सारे जो चैनल बन रहे हैं वो फेसबुक से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, इनमें से हो क्या रहा है आपके लिए, नए नए हीरो आ रहे हैं। हीरो कैसे आ रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे तो लोगों के स्टार बन गए, जैसे हमने हिंदी में भी देख रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो इतने हल्के इंसान होते हैं ना यार, वो मानसिक तौर पे तनावग्रस्त होते हैं, मतलब सामना नहीं कर पाते। आप फेसबुक पे तो बहुत कोई ऊंची ऊंची बोल के खालिस्तानी बनेगा, कोई कुछ बनेगा व्यू लेने के लिए। आप जितना अग्रेसिव होके बोलोगे उतनी आपको व्यू आएगी, लेकिन जब आप सामने मिलोगे तो वो शर्मा जाएगा, फिर बोलेगा हाँ जी सर क्या हाल है, कैसे हो जी, फिर मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। तो मेरे पास एक दो उदाहरण, एक बड़ी दिलचस्प उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। एक ऐसा ही भाई साहब है, सो कॉल्ड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उसको ना एक आजकल इन्फ्लुएंसर कहते अरे हैं। हाँ, मैं उसको थोड़ा आसान करने के लिए कह रहा था, कारकुन कार्यकर्ता सोशल मीडिया। तो उसको वो बहुत अग्रेसिव बोलता था। अब मैंने देखा कि कई लोगों को ये भी है ना, किसी को एहसास से कमतरी है, कोई तो भी मेरा रंग काला है, अब उसकी पूर्ति मैं इस ढंग से करूं कि लोग मुझे देखें, लोग मेरी तरफ खींचे जाएं। जहाँ किसी का कद कम है तो लोग, मैं कोई ऐसी अलग सी बात करूं कि लोग मेरी तरफ आ जाएं। इसी तरह इसे एक भाई साहब को भी दिक्कत थी कि रात को जब शिवा 12:30 1 या 1:30 बजते थे ना, उसको एक बड़ी उल्टी बीमारी थी। वो बीमारी ये थी कि कोई खूबसूरत महिला, चाहे वो पत्रकार है, इंटेलेक्चुअल है, मतलब लेवल उसका बड़ा हाई था, उसको रात को टेक्स्ट करता था कि मैं आपसे ना डिबेट करना चाहता हूँ। मतलब महिला वो, मुझे कई मेरी एक दो महिला मित्रों ने शिकायत भी की हुई, एक ऐसा बंदा है, लेकिन जब हम उसके सामने आते हैं ना तो वो शर्मा जाता है, जहाँ छुपता फिरता है। तो वो बिल्कुल उसी तरह का, जैसे पंजाबी की गजल है ना कि दिल वट्टे इश्क में तेथों मंग रहा हाँ, लेकिन देख किदा मैं तेरे तो संग रहा हाँ। अच्छा, जहाँ फिर वो था कि देखो जी मेरे से डिबेट करो, कोई हल्का सा टॉपिक लेके उस पर मजा लेता था वो अपना। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दिन में वो डर जाता था। वो हमारे पंजाबी के चरण सिंह सफरी की एक गजल है कि बड़े मासूम ने साजन शरारत कर ही जान देने, रात नू तरेंदे नदियां, रात को तो नदियां तरते हैं पर दिन ने कुछ डर भी जान देने। तो मेरी एक मित्र ने मुझे कहा कि मैं शिवेंद्र बहुत परेशान हो गया, मुझे कोई हल चाहिए इसका। मैं कहा यार कोई बात नहीं, पागल है तो इसको 2-3 दिन एंजॉय करो। नहीं यार, मैं इसको सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगी। मैंने कहा यार ऐसा मत करना, वो ऐसे लोग दिल के कमजोर होते हैं, वो सुसाइड कर लेगा। उसने कहा फिर मुझे हल बताओ। मैं क्या हल बता दूंगा, दोबारा वो तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। मैंने उसको एक स्क्रिप्ट लिख के दी, मैं अब जब उसने तुमसे ऐसा किया था तुम इसको यही डायलॉग बोलना। तो शिवा जी कुछ दिनों बाद 12:30-1-2 बजे होंगे, तो उसने कहा जी मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ। मेरी दोस्त बोली यार क्या तुमने डिबेट ला रखी है, चलो हम डेट पे चलें। तो वो डर गया, नहीं मैडम मैं डेट पे नहीं, मैंने डिबेट करनी है। बोली यार मैं डेट कह रही हूँ तो डिबेट पे अटका हुआ है। नहीं मैडम मैं तो डिबेट ही करनी है यार, जो कुछ करना है कर लेना, आजा। तो भाई उसके बाद शिवा जी उसने कोई हिम्मत नहीं हुई। तो मैं अब सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरी और भी 2-3 मित्रों ने बताया कि उसने कोई हिम्मत नहीं की। मैं सोच रहा हूँ अब जब 12:30 1 1:30 बजते होंगे तो उसकी क्या हालत होगी। तो मुझे लगता है वो फैज को याद करता होगा कि दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, वीरां है महकदा खुम वो सागर उदास है, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के, एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। अच्छा यदि मान लीजिए कोई हरा सिग्नल आ जाए तो बूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैज, मत पूछ बलबले दिले ना करदा कार के। सो ऐसी आइटमें हैं तो हमारा जो मीडिया है वो इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स से भरा हुआ है। हाँ, और वो लोग जो नॉन सीरियस हैं लेकिन उनके पास एक हथियार है लोगों तक रीच आउट करने का, तो वो कर रहे हैं। और मैंने देखा जब किसान आंदोलन चल रहा था तो यहाँ पर कृषि समाज का एक अलग मीडिया खड़ा हुआ और उन्होंने हमारे दिल्ली बेस्ड गोदी मीडिया को नकार दिया और उनको इंटरव्यूज भी नहीं दे रहे थे, बल्कि ऑल्टरनेट मीडिया के जो लोग थे उनको वो इंटरव्यू दे रहे थे और उसको नहीं दे रहे थे, और उन्होंने अपना अलग अखबार निकाला।
ये आप उस लम्हे को किस तरह देखते हाँ, हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा एहसान कर दिया ये सवाल पूछ के। देखिए ये ना बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपको एक थोड़ा आसान कर दूं। जैसे आपको याद है जब दूरदर्शन के बाद आज तक आया, पहले वो 10 मिनट का प्रोग्राम होता था, बाद में वो चैनल था, उसमें भी यही कहा गया कि भाई हम आपको, दूरदर्शन तो सरकारी है, हम आपको हट के अलग खबरें देंगे। उन्होंने ऐसा किया भी, एसपी सिंह जैसे जर्नलिस्ट लिए, सुरेंद्र प्रताप जैसे, उन्होंने प्रोग्राम भी किए। लेकिन बाद में देखा एसपीजी के बाद वही टीवी चैनल भूतों वाले प्रोग्राम देने लगे, भी इतने बजे भूत आती है, फलाना आता है। तो बाद में आजकल उनका हाल हम देखो। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि किसान आंदोलन के समय कितने गायक आए, गाने वाले, उन्होंने किसान आंदोलन के पक्ष में गीत गाए। जैसे ही किसान आंदोलन खत्म हुआ तो वो उसी तरह गाने लग गए जैसे पहले गाते थे, क्योंकि जब कोई पॉपुलर मूवमेंट हो जाती है ना, हर कोई उसमें बहना चाहता है, हाथ धोना चाहता है। अच्छा, कई मूवमेंट बहुत अच्छी होती है पर वो उस तरह पॉपुलर नहीं होती, क्योंकि मान लो कि किसी दलितों की मूवमेंट होगी, कोई ह्यूमन राइट्स की होगी, उसमें ये लोग नहीं आएंगे। इसी तरह जब वो किसान आंदोलन हुआ, सरकार ने किसानों को माओवादी या खालिस्तानी कहना शुरू कर दिया। तो पंजाब के गाँव के ये लड़के थे, ये किसान आंदोलन के साथ जुड़े भी हुए थे, इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए, सोशल मीडिया वाले, इनको पत्रकारिता का कोई ट्रेनिंग नहीं थी, वहां से इन्होंने अपने आप को बिल्ड कर लिया, इनको व्यूज मिल गए, सब्सक्राइबर मिल गए। अच्छा, कुछ ने तो किसान आंदोलन के समय ही ना को ऐसा करना शुरू कर दिया, भाई मान लो कि किसान आंदोलन के अंदर जो तत्व थे ना, जो अंदर से घात लगा रहे थे खालिस्तान के नाम पे, किसी और नाम पे, कुछ ने तो उसी समय अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे किसान आंदोलन खत्म हुआ तो अब उन यूट्यूबरों को भी कोई नौकरी चाहिए थी, काम धंधा चाहिए था। अब वो डेली उन्होंने कुछ ना कुछ पेश करना था, वो क्या पेश करते? तो फिर कोई कांग्रेसी बन गया, कोई अकाली बन गया, कोई आप वाला बन गया, कोई थोड़ा खालिस्तानी बन गया, क्योंकि व्यू चाहिए भैया। क्योंकि इसका एल्गोरिदम ये है ना कि आपने देखने वाले को कुछ ना कुछ देना है, ये कहानी। आपको अपने बाड़े के व्यूज चाहिए हैं। हाँ। तो अटेंशन इकोनॉमी की ये मजबूरी हाँ, है। इसमें ना ये बड़ी दिक्कत भी है अपना शिबा के, ये जो मीडिया है ना, ये वाला, इसमें आपने कुछ ना कुछ दर्शक को देना है, देने के लिए ड्रामा भी करना है, चाहे आपने अग्रेसिव दिखना है, चाहे कोई ऐसी कोई बात करनी है। हालांकि ये कोई पत्रकारिता के नए म्यार नहीं सिरज रहे, आपके 4-5 साल बाद आपका वही स्टाइल से लोग अक जाते हैं, उब जाते हैं। तो फिर वही बात है कि ये पत्रकारिता नहीं। अच्छा, अब जो छोटी छोटी रीलें आ गई है, अब रील में यार 2 मिनट आपके कान तो खड़े हो सकते हैं कि ये कोई टॉपिक है, पर जब आपके कान खड़े हुए उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, पर 30 सेकंड में आप ज्ञान नहीं हासिल करोगे। अब यही चीज हो रही है कि 30 सेकंड में आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर दो कि व्यू आ जाए। पंच लाइन का जमाना है, बस वही है, हम सब लोग पंच लाइन के पीछे, और खासकर हमारा मीडिया भी पंच लाइन के पीछे भाग रहा है कि आप किसी तरह से सुनने वाले को शॉक कर दें। हाँ। वो ताज्जुब में आ जाए, हाँ। उद्वेलित हो जाए, इरिटेट हो जाए, यही सब है। यही सब है, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो पत्रकारिता, पंजाब की जो पत्रकारिता है, आपने बताया एक तो उसमें ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं है, दूसरे उसमें खासकर पंजाब के मुद्दों के एक्सपर्ट्स की कमी है। तो ये इन दोनों के बगैर फिर बचता ही क्या है? क्या बचता? कुछ भी नहीं बचता। फिर तो बस प्लेजेंट्रीज ही एक्सचेंज होती रहेंगी कि भाई मौसम अच्छा है और खेती अच्छी है और आप अच्छे हैं। बीच बीच में कुछ जैसे ना, कोई जर्नलिस्ट मान लो करना भी चाहे, एक बड़ी दिक्कत और भी है ना कि कोई करना चाहे तो उसका इदारा भी नहीं खड़ा होता, मतलब है। तो जब ये यूट्यूब चैनल आ गए, इसकी दिक्कत ये हुई। अच्छा, इसमें एक और भी कारण है, मैं इसको और ढंग से, आसान ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, जो हिंदी या इंग्लिश में जो डिजिटल फॉर्म में आया है, उसमें हमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव एलिमेंट वाला मीडिया मिल जाएगा। उसका कारण था कि जैसे वायर आया, वायर में सिद्धार्थ जैसे जर्नलिस्ट थे, ये पहले भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी थे और उसमें वो कुछ प्रोग्रेसिव काम कर रहे थे, वही आके इन्होंने वो सिरजा। लेकिन जो पंजाब में डिजिटल मीडिया आया, वो जैसे मैंने बताया बिल्कुल अनाड़ी किस्म के लोग थे, नए थे, विचारधारिक तौर पे भी क्लियर नहीं थे, मुद्दों को की समझ भी नहीं थी, उनके हाथों में ये खेल आ गया। अच्छा, उनके हाथों में जब खेल आया तो वो किसी के हाथों में चले गए खेलने। तो ये बड़ी कहानी डिजिटल मीडिया की आई। तो कुल मिला के उनके पास इक्विपमेंट था, इक्विपमेंट चलाने की नॉलेज थी, लेकिन पत्रकारिता क्या चीज है वो नहीं जानते। इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि तकनीक के आने से मीडिया की तरक्की नहीं होती, जैसे कि तकनीक के आने से आपकी बौद्धिकता की तरक्की नहीं मानी जा सकती। जी बिल्कुल, ये वही चीज है। जी। पंजाब
एनआरआई वाला भी रह गया मेरे ख्याल। हाँ नहीं, वो हम आ ही रहे हैं। हमारा तो एनआरआई का साइज बहुत बड़ा है। साउथ से भी लोग जा रहे हैं, हाँ। गुजरात से जा रहे हैं, महाराष्ट्र से जा रहे हैं, सब तरफ से लोग जा रहे हैं। लेकिन एक पंजाबी एनआरआई जो है उसने अपनी एक अलग कामयाबी की पहचान बनाई है। वो ज़्यादा मेहनत कश लोग हैं और वो शायद सबसे पहले से जा रहे हैं। मतलब 100 साल से ज़्यादा वक्त से तो कनाडा में लोग हैं, तो अमेरिका, कनाडा और यूके वगैरह में तब से लोग जा रहे हैं। एनआरआई मीडिया में पंजाब किस तरह दिखता है? क्या वो वही पंजाब है जो एक भोला भाला समृद्ध हरियाली प्रदेश है, या वो जो उसके पूरे कंट्राडिक्शंस हैं, जो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मल्टी लेयर्ड इश्यूज हैं पंजाबियों के, वो हैं? मैं इससे भी जोड़ना चाहूँगी कि जो फिल्म आई डंकी, उसने मुझे जितना बताया, किसी अखबार ने मुझे नहीं बताया था कि पंजाब का एक इतना बड़ा यूथ क्राइसिस चल रहा है। बिल्कुल। और डंकी देखने के बाद ही इतने केसेस आए और फिर यहाँ तक हुआ कि ट्रंप ने भर के जहाज भर के हमारे लोगों को भेजा और हमें पता चला ये डंकी रूट से गए हुए लोग हैं। तो भाई सच बात यह है कि पंजाब की यह हकीकत हमारे सामने नहीं आई थी। हमें ड्रग्स वाली परेशानी तो समझ आई थी, ये नहीं पता था। बताइए क्या चल रहा है एनआरआई मीडिया में? हाँ, मैं अपने वैसे 2-3 सवाल बड़े इसमें से निकाल दिए, पर एनआरआई को पहले एड्रेस करते हैं, फिर पंजाब में आएंगे। एनआरआई मीडिया देखे पंजाबी जैसे एक मेहनती तो होते हैं, जहाँ वो जाते हैं वो अपना कल्चर भी लेके जाते हैं, अपनी वैल्यू सिस्टम भी लेके जाते हैं। वो एक आम ही मुहावरा है कि पंजाबी जहाँ जाते हैं वो वहाँ नया पंजाब बसा लेते हैं। तो वहाँ अखबारों का जो था वो तो वैसे आज़ादी मूवमेंट के साथ, जैसे मैंने बताया, गदर था, स्वदेश सेवक जैसे अखबार थे आए। लेकिन धीरे जो पंजाबी मीडिया 40-50 साल से अपने उसने पैर पाँव जमाए 2005 में तो बहुत बड़े स्तर पे हुआ ये। वहाँ के रेडियो आ गए, बाद में टीवी आ गया, है ना वहाँ के। अब प्रवासी मीडिया में, एनआरआई मीडिया में मैं बताऊं तो 2-3 समुदाय हैं, जैसे कि पंजाबी समुदाय, गुजराती समुदाय, जहाँ फिर थोड़ा साउथ का है। लेकिन इनमें से पंजाबी मीडिया काफ़ी ज़्यादा होल्ड रखता है। इनमें ज़्यादातर इनका वर्चस्व कनाडा में है, यूएसए में है, इंग्लैंड में है, अब थोड़ा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह वहाँ भी होने लगा है। यहाँ मोस्टली होता क्या कि ये अपने भाईचारे को पंजाब की या हिंदुस्तान की खबरें देते हैं रेडियो में। जो वहाँ में कुछ एक्सपर्ट भी चाहिए, इंडिया से वो कॉरस्पॉन्डेंट भी चाहिए, जो हम जैसे लोग काम करते हैं। तो इनकी एक बड़ी मार्केट होगी। कुछ तो ऐसे अपना रेडियो वगैरह है, टीवी वगैरह, वो रेडियो बहुत चलता है वहाँ अभी भी, क्योंकि आपने कार में चलाना हो जाए। और वो जो गोरों के रेडियो है ना, मेन स्ट्रीम समुदाय के जो रेडियो, उनके साथ उनका मुकाबला होता है मीडिया ग्रुप्स का। वो इतने बड़े हैं, उनको एक बड़ी मार्केट है। 24 आवर्स रेडियो, 24 आवर्स टीवी वहाँ चलते हैं। ये वहाँ की सिचुएशन है। पर उसमें क्या क्या पेश होता है, ज़्यादातर वो इंडिया जहाँ पंजाब खास करके होता है। और इतना होता है कि वो अपनी लोकल खबर कम देते हैं, पंजाब ज़्यादा करते हैं। मैं कभी मजाक भी करता हूँ कि उनको, जो हमारे प्रवासी पंजाबी हैं, उनको ये तो पता होगा कि बादल ने कैप्टन को क्या कहा, भगवंत मान ने बादल को क्या कहा, लेकिन उनको अपने मोहल्ले का मसला नहीं पता होगा। कि जैसे सरी जो कनाडा में, वहाँ ह्यूमन राइट कमीशन को इतनी देर से क्यों बना, ये नहीं पता होगा। लेकिन पंजाब में क्या होगा उसकी उनको पूरी खबर होगी। भारत से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हाँ, वो जज्बाती तौर पे जुड़े हुए हैं। वहाँ थोड़ा सा बोलने का भी खैर स्पेस होती थी कि आप अपनी बात कर सकते हैं इंडिया के मुतल्लक वहाँ वो। लेकिन वो लोग प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल स्किल नहीं है उनके। वो एक अपनी माँ बोली की, मादरी ज़ुबान की सेवा के लिए, अपनी मदर लैंग्वेज की सेवा के एंगल से, या अपने समुदाय को जानकारी देने के लिए करते हैं, इस तरह का है। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, अभी ये पहले भी थोड़ा सा था, लेकिन 10 साल से जब से मोदी जी की कृपा हुई है, तब से वहाँ के मीडिया, एनआरआई मीडिया में भी मोदी जी का प्रेशर बढ़ा है। वो क्या, हाँ अच्छा। बिल्कुल, वो ऐसे बढ़ा है कि इंडिया सरकार वहाँ की जो सफारतखाना है, अम्बेसी है, दूतावास के थ्रू वहाँ के रेडियो को कंट्रोल करती है।
तो रेडियो मालिक जब पत्रकार उनकी बात इसलिए मानते हैं कि उनको डर होता है कि कहीं हमारा वीज़ा ना रुक जाए इंडिया में आने, क्योंकि उनकी बहुत सारी ज़मीन जायदाद है जो पत्रकारों की, एनआरआई पत्रकारों की, वो अभी भी पंजाब से है। पंजाब से उनका जज्बाती रिश्ता भी है। यदि हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट का भी एक लफड़ा है कि ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि आप इंडिया नहीं आ सकते। हालांकि ऑफिशियली ब्लैक लिस्ट क्या चीज़ है हमें भी नहीं पता, पर मैंने एक बार स्टोरी की थी, मैंने पता करने की कोशिश की कि भाई ब्लैक लिस्ट है क्या। तो मोटा मोटी जो मुझे समझ आया है कि कोई 4-5 बंदे शिकायत करते हैं एम्बेसी को, वो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। हालांकि ऑफिशियल कोई चीज़ होगी नहीं ऐसी ब्लैक लिस्ट वाली, पर वो डाल देते हैं। चाहे आप मान लो कि आपका सरकार से विचार नहीं मिलते, आप खालिस्तानी हो, आप लेफ्टिस्ट हो, या कोई आप लिबरल भी हो, मतलब जो आपको उसकी सरकार से नहीं मिलते। इस तरह के काफ़ी केस आए हैं अपना शिबा। जैसे कि एक हमारे मित्र थे गुरप्रीत सिंह है, कनाडा में रहते हैं। उनको पहले तो निकाला गया कि आप मोदी जी की आलोचना क्यों करते हैं। फिर उन्होंने 2018 में जब केरल में बाढ़ आई थी तो वहाँ एक फंड का प्रोग्राम किया गया, फंड रेज करने का। वहाँ गुरप्रीत को भी बुलाया और दूतावास के लोगों को भी, के प्रमुख को भी बुलाया गया। तो उसने कहा कि यदि गुरप्रीत बोलेगा तो मैं नहीं बोलूँगा, तो भाई गुरप्रीत का बाइकआउट किया गया। उस पर लगातार हिंदू मॉब अटैक भी करते रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि कई सारे पत्रकार, एक तेजिंदर कौर नाम की पत्रकारिता थी, उसको अपने रेडियो से इसकी नौकरी गंवानी पड़ी कि जब मोदी जी कनाडा दौरे पे थे, उसने उनके विरोध में गुजरात जो कत्लेआम था उसको लेके एक प्रोग्राम किया था, वो उन पे वो गाज देगी। इसी तरह मेरे पे भी एक गिरी थी 2014 में, जब मोदी जी अभी यूएसए में थे, तो मुझे कहा गया कि आप मोदी जी के बारे में अपनी टोन सॉफ्ट रखिए वरना आप चले जाइए, तो मैंने नौकरी छोड़ दी थी। और इसी तरह 16 में मुझे कहा कि आप मोदी जी की रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि हम मोदी को मोदी जी नहीं बोलते। तो मेरा कहना था कि अगर यदि मैं ट्रूडो को मिस्टर ट्रूडो बोलता हूँ, अपना स्टीफन हार्पर को मिस्टर स्टीफन हार्पर बोलता हूँ, तो मोदी जी क्यों। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा गया क्योंकि वो बाद में मैंने उसकी शिकायत थी जो कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी में की, तो इंडिया में भी मुद्दा चुका। इंडिया में भी कई हमारे मित्रों ने उठाया मुद्दा, पंजाबी अखबारों में भी छपा, वो मुद्दा हुआ। अच्छा, उसी के बाद ही भी मैंने कई सारे तथ्य भी है। एक गुरविंदर सिंह धालीवाल नाम के एक पत्रकार थे, उनका कई बार वीज़ा इन्होंने नहीं दिया। रूना लैला का नाम तो सुना ही है ना, सुनती भी रही। रूना लैला का एक गीत था पंजाबी में, जरा ठहर जावे चोरी चोरी जान वाले, कुछ असीं भी चन्ना तेरे लगदे, तेरा नाम लेके ताने सोने जग दे विच चोरी चोरी जान वाले। मैं एक बार सुन रहा था तो मेरी एक ना फ्रेंडशिप टूटी थी एक लड़की से, तो मैं सुन के रोने लग गया। जब मैं रोने लगा मुझे ऐसा लगा सुनते सुनते कि जैसे मैं लड़की हूँ और वो मेरा सज्जन हो। तो मैंने सुरजीत पात्र जी पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं, अभी इस दुनिया में नहीं रहे, मैंने पात्र साहब को कहा कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जेंडर का कोई मसला नहीं रहा। तो पात्र साहब ने बोला कि शिवेंद्र, थैंक यू मैम, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। मैं कि हाँ जी, कि ये जो गज़ल एक मैंने लिखी थी ना, मैंने वो मर्द बन के लिखी थी, कोई डालियां चुलंगिया हवा बन के, असी रह गए विरख वाली हा बन के। तो लेकिन लिखते लिखते मुझे भी एहसास हुआ कि जैसे मैं वो भी दे देना, जैसे मैं औरत बन गया। जब वो कैसे, वो पहली तीसरी चौथी गज़ल का जो शेर था कि वो पात्र साहब का, कि कदे वंदियां दे वांगू सानू मिलिया भी कर, चाहे आ रही है बस दे देना। हाँ, कदे बंदियां दे वांगू सानू मिलिया भी कर, लंघ जाने कदे हवा कदे पानी बन के, ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਾਣ ਦਾ ਸੀ सांवरा जिहा, ਜਦੋਂ जुदा हुए टुर गए खुदा बन के। तो पात्र साहब ने कहा कि यहाँ ये लिखते लिखते मैं भी औरत बन गया। तो मैंने शिवा जी ये महसूस किया कि पाकिस्तान की जो शायरी है ना, वहाँ की पंजाबी की खास करके, वो ना वहाँ में शब्द बहुत सिंपल है, और हमने तो शब्द बड़े मुश्किल कर दिए ना, और सिंपल शब्दों के ना दूर जैसे बहुत गंभीर अर्थ है। आपको पता है कि जैसे सिगमंड फ्राइड कहता है ना, हर मर्द के अंदर औरत, औरत के अंदर मर्द होती है। तो हम जब अर्पण होते हैं ना किसी के आगे, सुपुर्दगी का, हाँ, सुपुर्दगी है, वो औरत में है। हम उस पोइट्री को सुनते सुनते सुपुर्द हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपना जो महबूब है वो सजन लगता है। सजन का मतलब ना वो लेडी ना कोई जेंट्स, आप खुद वो तो शख्सियत का जम हो जाना है ना, वो आप अपने आप को औरत मान लेते हो, अपनी शख्सियत को जीरो कर देना। इसी तरह आप देखिए कि गुरबानी में अपने आप को औरत मान के लिखी गई है। गुरबानी में लिखा हुआ कि इस जग में एक पुरख है, बाकी सब्बे नार सबाई, मतलब एक ही भगवान आपका मर्द है, बाकी औरतें हैं। सूफियों ने भी
सूफियों ने भी अपने आप को औरत मान के, जैसे बुल्ले शाह है, बुल्ले शाह से शाह इनायत रूठ गए, शाह इनायत उनके गुरु थे, तो उन्होंने पैरों पे घुंघरू बांध के उसको मनाने के लिए गए, बकायदा तवायफ से ट्रेनिंग ली, तो वहां जाके कहा कि कंजरी बनया मेरी इज्जत न कट दी, मैनू नच के यार मनावण दे। मतलब ये जो चीज है ना, ये मतलब हमारे सूफियों ने हमें विरासत में या गुरुओं ने दी है जी। क्या बात है। वो तो चीजें हैं अच्छी अच्छी ना, पोइट्री में पड़ी हुई है। मैं कभी नूरजहां पे लिखना चाहता हूँ। नूरजहां तो बहुत कमाल की चीज़ है यार, बहुत। मतलब मैं नूरजहां, शिवाजी देखिए आप, मैं क्या बताऊं कि नूरजहां में जो एक इसी तरह शिवाजी, एक गुरविंदर धालीवाल थे। गुरविंदर धालीवाल को जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी उनका वीज़ा रोका गया, और मोदी गवर्नमेंट में भी, यहाँ तक कि एक बार तो उनको पंजाब गवर्नमेंट ने श्रोमणी साहित्यिक पत्रकारिता का अवार्ड दिया था, वो भी लेने वो आ नहीं सके। वो इतने अहम शख्सियत हाँ, इतने अहम शख्सियत थे वो भी। वही यहाँ तक कि फिर 2 साल बाद वो आए, वो भी तब आए जब पंजाबी यूनिवर्सिटी ने दखल दिया कि भाई ये पीएचडी कर रहे हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी से, अब इनको आना ही पड़ेगा, हम इनको प्लीज वीजा दीजिए। इसी तरह एक नाम है पैरी दुले। पैरी दुले वहाँ के पंजाबी पत्रकार हैं, वो सरकार की तनकीद करते हैं, तो इंडियन सरकार के प्रेशर में कनाडा सरकार ने उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाला। मतलब कनाडा में वो जहाज में सफर नहीं कर सकते। हाँ, इसी तरह मैं आपको बताऊं कि 2017 में जब राणा अयूब थी, जो प्रसिद्ध पत्रकार है, वो कनाडा में गई, तो सरी के एक गुरुद्वारा ने, क्योंकि वहाँ जो गुरुद्वारे होते हैं ना, सामुदायिक केंद्र भी होते हैं, सरी के गुरुद्वारे के जो प्रबंधक है उन पे दबाव डाला दूतावास ने कि राणा अयूब को मत बोलने दिया जाए, क्योंकि ये जब बोली तो कहीं ना कहीं भाईचारक सौहार्द के लिए ठीक नहीं होगा। उसी गुरुद्वारे ने नरेंद्र मोदी का इस्तेकबाल किया था, स्वागत किया था 2015 में। तीस्ता सीतलवाड़ जब 2018 में कनाडा गई, तो दूतावास की तरफ से कहा गया कि इनकी रिपोर्टिंग मत की जाए। जितना भी पंजाबी मीडिया है वहाँ का, उन्होंने तीस्ता की कोई खास रिपोर्टिंग नहीं की, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने की थी। हाँ, ये चीज थी। इसी तरह एक और भी केस है मेरे पास। कनाडा के एक पत्रकार है हरुण गुफार, जो पाकिस्तानी मूल के हैं। जब वो 370 मनसूख की गई थी, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति परशोत्तम गोयल, जो कि वहाँ के सरी के मंदिर के अध्यक्ष भी है, उनसे सवाल किया। तो परशोत्तम गोयल ने उस पत्रकार के साथ, वो पंजाबी पत्रकार है, पाकिस्तानी मूल के हैं, हरुण गुफार, अब वो उस अदारे में नहीं है, उनके साथ काफ़ी उनको बुरी ढंग से सलूक किया। इसी तरह एक अंगद सिंह है। अंगद सिंह यूएसए के वॉइस न्यूज़ में काम करते थे, आपने नाम भी सुना होगा, डॉक्यूमेंट्री बनाते थे। उन्होंने किसान आंदोलन के समय में आना चाहते थे, उनको वीज़ा नहीं मिला, लेकिन इससे पहले उन्होंने कोविड-19 में जो हिंदुस्तान में मौतें हुई हैं उनके बारे में एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री वॉइस न्यूज़ के लिए बनाई थी। उनको भी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी, वहाँ से वापस भेजा गया, वीज़ा नहीं दिया गया। सो ये मतलब माहौल बनाया गया है। ये माहौल होता गया कि सफारत खाना माहौल बनाता है कि भाई आपने ये काम करना है। दूसरा और भी कारण, जो थोड़ा सरकार के, हिंदुस्तानी सरकार के उल्ट काम करते हैं मीडिया वाले, उनको जैसे जो हमारे सामुदायिक केंद्र होते हैं ना, जैसे कि गुरुद्वारे हो गए, मंदिर, उन पे भी प्रेशर डाला जाता है कि इनको ऐड नहीं देनी, इश्तिहार नहीं देने। आपको पता वो छोटा मीडिया है, वो लोकल इश्तिहारों से चलता है। अब यदि गुरुद्वारा मंदिर ऐड नहीं देगा तो उनके कम से कम 40-50% उनके रेवेन्यू पे फर्क पड़ जाता है। ये भी एक ढंग है। मतलब मोदी गवर्नमेंट की जो सेंसरशिप है वो हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं है, विदेशों में भी दिखाई देती है। अच्छा जी, इस तरफ तो हमारे किसी की नजर भी नहीं। मैंने स्टोरी की है 2019 के कैरवान के दिसंबर अंक में, जो मीडिया अंक निकाला था उसमें मैंने स्टोरी की थी जी। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है कि बहुत डरी हुई है सरकार। वो कहीं पर भी जब बात हो रही हो और सच बोला जा रहा हो या सवाल पूछे जा रहे हो तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। आप चाहे ली। पंजाब हमारे ज़िंदगी में अपने संगीत और गीत की वजह से भी बहुत हावी है। वो ज़माना भी था जब हम बटालवी साहब को सुना करते थे, लेकिन आज का जो ज़माना है उसमें हम जो कुछ सुन रहे हैं उसमें मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, हालांकि बहुत अच्छी चीज़ें भी आई हैं, लेकिन जहन जाता है जो मूसेवाला का जो संगीत था, जिसमें ख़ास तरह का एग्रेशन था, एक ईगो था, बंदूकें थी,
हम्म, और भी इस तरह का म्यूज़िक है जिसमें गाड़ियाँ हैं, बंदूकें हैं और ब्रांड्स के नेम्स हैं और ऐसा लगता है कि ये किसी अपने ही किसी क्राइसिस को एड्रेस कर रहा है कलाकार, अपने अंदर की किसी कॉम्प्लेक्स को, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, या कोई किसी तरह की होड़ है ज़िंदगी में कि फलां के पास, पड़ोसी के पास ये वाली गाड़ी है तो मेरे पास उससे अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। ये वाला जो एक बहुत ही सतही हाँ लेवल के लेवल का है ये म्यूज़िक है। तो ये क्या हुआ है पंजाबी म्यूज़िक में, ये तत्व कहाँ से आए? कहाँ तो इतनी ज़्यादा धार्मिकता थी या कह सकते हैं जज़्बातियत है या अ, इश्क है, उन्स है, सुपुर्दगी है हाँ हाँ और दूसरी तरफ ये वाला है जहाँ गाड़ियों के नाम हैं। जी बिल्कुल, ये एक्चुअली ना चीज़ें जो म्यूज़िक है वो भी पंजाब के मुआशरे से, समाज से टूटा हुआ नहीं है, पंजाब की राजनीति से भी टूटा हुआ नहीं है। इसको मैं थोड़ा-सा समझाने के लिए थोड़ा-सा एक आपको टूर पे ले जाता हूँ पंजाब के। देखिए 47 में हमें एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, जो हमारा सांस्कृतिक केंद्र लाहौर हमसे बिछड़ गया। उसके बाद में काफ़ी उथल-पुथल हुई। वो उथल-पुथल ये हुई, म्यूज़िक में भी कई सारे रूप आए, जैसे कि आपने देखिए कि म्यूज़िक में 1930 29-30 में रिकॉर्डिंग शुरू होगी। वहाँ गाए लोकगीत थे, ढाडी कथाएँ, ढाडी जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ फिर लोकगीत आ गए। 60-70 तक तो हमारे गीतों में लिटरेरी गाने भी रहे। जैसे आपने ज़िक्र ही किया कि शिव कुमार को गाया जाता था, अमृता प्रीतम को गाया जाता था। उसके बाद में जब हम 80 के दौर में पहुँचते हैं तो जो कोई उथल-पुथल हुई, ये उथल-पुथल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 66 में जब पंजाब बना ना, पंजाब की एक डेमोग्राफी चेंज हुई कि जो मालवा रीजन था पंजाब का, वो सबसे बड़ा रीजन बन गया। मालवा रीजन अब ऐसा रीजन है, वो बड़ा कमाल का, मैं भी मालवा से आता हूँ। मालवा में ना जो मतलब वहाँ की जो इलाका बड़ा होता है, उसी की ही आर्थिकता, उसी की ही अपना कह लो कि संस्कृति भारू हो जाती है। तो मालवा में जो नेता लोग थे ना, वहाँ वो ज़्यादा पुराना राजे रजवाड़ों का टाइम था वो, मतलब मालवा में 47 से पहले। वो वहाँ के जो नेता है वो आज़ादी मूवमेंट से निकले हुए नहीं थे, वो अंग्रेज़ों के चाटुकार थे। तो वही मेन स्ट्रीम में आगे, फॉर एग्जांपल कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजा पटियाला खानदान से, प्रकाश सिंह बादल अपने लैंडलॉर्ड, मतलब वो हो गए। इसी तरह हरचंद बराड़ फ्यूडल लॉर्ड्स थे, तो उनकी ही वैल्यू सिस्टम भारू होने लगी। इसी तरह जो पंजाब की गायकी का केंद्र है, वो आप मान के चलिए कि लुधियाना बन गया, लुधियाना की मंडी बनी। बाद में वो लुधियाना भी मालवे में है, फिर बठिंडा की मंडी बन गई है, बठिंडा में भी तो बिल्कुल प्योर मालवा है। फिर यही एरिया बन गया जहाँ से सिद्धू मूसेवाला, वो मानसा वगैरह से निकलते हैं सारे। ये एक पूरा जर्नी है, क्योंकि जो वहाँ सामंती वैल्यू सिस्टम और चीज़ें सारी उसी तरह ही है, जो हायरार्की में थी ही। जो किस्से हैं वहाँ मालवे में लिखे जाते, वो भी इसी तरह के किस्से थे। मान लो कि जौना मोड़ का किस्सा, ये कि जितने भी किस्से थे वो या तो मर्दाने हौमे से भरे हुए थे, या फिर औरत को नीचे दिखाने वाले। अब जैसे सिद्धू मूसेवाला एक जगह कहता ना कि साडे लाने जियोने सोचियां दे, इत्थे मिर्जे ते रांझे नहीं हो जमदे। फॉर एग्जाम्पल के जो हमारा खानदान है वो ज्योणे और सुच्चे का है। अब ज्योणा मोड़ एक डाकू था और सुच्चा सूरमा एक, वो सूरमा क्यों था? उसने अपनी भाभी को कत्ल किया था, ऑनर किलिंग की थी, क्योंकि उसकी भाभी का किसी उसके दोस्त के साथ रिश्ता बन गया था। तो लेकिन वो उनको तो अपने मानता है, हीरो मानता है, लेकिन वो नकारता किसको है? मिर्जा और रांझा को। मिर्जा जो कि प्यार की बगावत है उसका चिन्ह है, रांझा जो मोहब्बत का चिन्ह है। मतलब रांझा जो अपने आप को बाहर देता है, हीर के पीछे जोगी बन जाता है। भी हमें सॉफ्ट से मर्द नहीं चाहिए, हमें ऐसे मर्द चाहिए जो पेट्रियार्की है। सो ये चीजें थी। इसी तरह आप देखिए देव थरीकियां वाला वहाँ का गीतकार है पंजाब का, अभी भी वो है। देव थरीकियां वाला ने जितने गीत है कुलदीप मानक ने गाए, वो सीधे अपने गीतों में कहता है कि 365 चिलित्र नार दे, मतलब औरत 365 चिलित्र करती है। वो अपने सीधे गानों में ये कहता है। जो ये पैट्रियार्की का जश्न मनाया जाता है। इसी तरह आप देखिए कि चमकीला, ये सिर्फ पैट्रियार्की नहीं, ये स्त्री द्वेष, स्त्री, हाँ वो भी स्त्री पे मर्द का वो है। अभी चमकीला है 80 के दौर में पैदा हुआ, वो खुद भले ही दलित परिवार से था, लेकिन उसने जो जट क्लास है, थोड़ी
अनपढ़ अधपढ़ जट क्लास जो हरित क्रांति में की मेहर उन पे नहीं हुई, वो उनका तर्जुमान गायक था। वो कहता है कि जिसने नशा नहीं किया, अपनी औरत को मारा नहीं, वायलेंस नहीं की, कूटा नहीं, और आप जिसने अपनी जो बहन है उसकी ननाण के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, बहन की ननाण के साथ इसलिए शारीरिक संबंध बनाए हैं कि आपकी बहन को के साथ आपके जीजे ने बनाए हैं, तो बदला लेना है, तो वो मर्दी नहीं है, वो उसको वो मर्दी नहीं मानता। जो जिसने लाल परी पीनी है, औरत को कुट के सिद्धि करना है, मार के सीधा करना है, औरत की कुटाई करनी है, ते कंडा कड्डे ना भैन दी ननाण दा, मतलब बहन की ननाण के साथ रिलेशन निकाल के बना के उसका कंडा निकालना है, तो वो ही आपका मतलब आपके मर्द होने की निशानी है। तो वो गाया जाता है, जश्न मनाया जाता है। इसी तरह आप देखिए कि चमकीला नशे की बात करता है, जो लोकल उस समय का नशा था, फीम खानी, बुक्की खानी, शराब पीनी, ये हनी सिंह के समय में जाके सिंथेटिक ड्रग हो जाती है। हनी सिंह रेप करने की भी, रेप को एंजॉय करने की बात करता है। अब मैं कई बार सोचता भी हूँ, ये जो चमकीले का जो नशा था वो लोकल लेवल का था, अफीम वगैरह था, वो हनी सिंह के समय में आके सिंथेटिक ड्रग बन जाता है। चमकीले की जो प्रेमिका थी वो थी गांव की औरत, हनी सिंह की सनी लियोनी बन जाती है। मतलब सफर ये वहां से चलता है। इसको एक और ढंग से भी देख सकते हैं हम, जैसे हरित क्रांति आई 60 के दौर में, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसमें किसानी में दो वर्ग पैदा कर दिए। एक के ऊपर तो बहुत सारी धन की कृपा होगी, अमीर बन गया। जब वो अमीर बना तो वो बाजार से चीजें भी खरीदेगा भाई, और नए नए शौक भी पालेगा। इसी तरह एक पीछे रह गया, हरी क्रांति से पीछे जो गरीब वर्ग बन गया, लैंडलेस कह लो। अब लैंडलेस के लिए यही सहारा होता है कि वो अपने अतीत को याद करे, क्योंकि देखो मैं गरीब हो गया, अब एक बात तो मैं जट तो हूं ना, ये तो दिखाना है ना कि मैं जट हूं। वो अपनी अतीत से ऊर्जा लेता है। अब जितनी जो पंजाब की गायकी है, फिर पॉलिटिकल जर्नी भी है, उसमें पंजाब में संताप भी होगा। पहले नक्सलाइट मूवमेंट थी, नक्सलाइट मूवमेंट के बाद जब आतंकवाद का दौर आया, आतंकवाद के दौर में पंजाब में जितनी भी प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स है उसको मारा गया स्टेट के द्वारा। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी को छोड़ के किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में इलेक्शन नहीं हुए। फिर आप देखिए कि इसी के बीच में जो एक सुहृद लोग थे वो उनको खत्म किया गया, उनकी वो कमजोर हो गए। यहाँ तक कि देखो नौजवान तो हमेशा ही क्राइसिस में रहा है। आप देखिए कि जैसे कि 1960 में पहुंचते पहुंचते जब हिंदुस्तान की पूरी मिडिल क्लास थी ना, उनको उनकी आज़ादी का सपना टूटने लगा, कि उनको लगा यार आज़ादी से वो कुछ नहीं मिला जो मिलना चाहिए, और वो फ्रस्ट्रेट होने लगी। जैसे पंजाबी शायर शिव कुमार बटालवी है, उनकी पोइट्री भी उस हताश नौजवान की है। उसमें हुआ क्या कि 60 के दौर में क्या हुआ कि जितनी ना पूंज कैपिटलिस्ट वैल्यू थी ना, उन्होंने सामंती वैल्यू सिस्टम को तहस नहस कर दिया। तहस नहस तो कर दिया, लेकिन कई जगह वो सामंती वैल्यू सिस्टम कैपिटलिस्ट वैल्यू सिस्टम से हाथ मिलाती हुई भी नजर आई। ज्यादातर जगह यही हुई। जब फिर नौजवान को समझ नहीं आ रहा था कि यार ये सही क्या है, गलत क्या है, मैं समझूं क्या, मैं अब लड़ूं क्या, उसको लगता था यार अब तो कोई चेंज ही नहीं आएगी, मैं अपना सर मार मार के जमीन इसी तरह मर जाऊंगा। तो शिव कुमार ने भी फिर पूंजी पे पदार्थ भारू होने लगा, पैसा रिश्तों पे हावी होने लगा। तो शिव कुमार की जितनी भी शायरी है वो एक उस तरह की हताश नौजवान की, पंजाबी नौजवान की शायरी है, जिसमें वो कहता है कि हमें सानू तन तां लखां दा मिल गया, मन एक दा ना मिलिया है, कि पुछदे हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा। इसलिए वो इंसान के साथ रिश्ता जोड़ने से प्रकृति के साथ रिश्ता जोड़ता है। कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, कुछ लगदे ने मामा, मतलब उसको लगा भी यार मैं इंसान से रिश्ता जोड़ने की जगह तो ये पेड़ पौधों से रिश्ता जोड़ूं। या फिर इसका एक गीत है जो नुसरत फतेह अली खान ने गाया थे, आपने सुना होगा कि माए नी माए गीत है, उसमें कह रहा है कि आख सुनी माए ना रोवे बुल चित के, किते जग साडे गीता नू भी चंद्रा कहे। मतलब वो कह रहा मैं रोना चाहता हूँ, मैं भी घुट घुट के खुल के नहीं रोना चाहता, कहीं ये दुनिया मेरे गीतों को भी बुरा ना कहने लगे। ये वो टाइम था जो शिव कुमार कह रहे हैं। अच्छा, वहां से फिर उसके बाद नक्सलाइट मूवमेंट आती है। लोगों को लगा कि यार नक्सलाइट मूवमेंट से नौजवानों को लगा कि कुछ अच्छा होगा, वो कूदते हैं, स्टेट का रिप्रेशन होता है। 70 में प्रकाश सिंह बादल जो कि पंथक नेता थे, उन्होंने
सबसे पहला जो इनकाउंटर किया बाबा बूजा सिंह का किया। बाबा बूजा सिंह को जो गदर मूवमेंट से जुड़े थे, एक आज़ादी मूवमेंट के कारकुन थे, उनका कत्ल किया गया, देशभक्त का। फिर उसके बाद चलता चलता जो खेती क्राइसिस आया अपना हरित क्रांति से, वहां से खालिस्तानी मूवमेंट की जड़ें भी जुड़ती है। खालिस्तानी मूवमेंट में जो रिप्रेशन हुआ स्टेट के द्वारा भी हुआ, खालिस्तानियों के द्वारा भी हुआ। पर 90 में पहुंचते पहुंचते ना पंजाब में दिक्कत ही आ गई कि जो 90 वाली पीढ़ी है, अब ना तो वो ऐसी पीढ़ी पैदा हो गई जिसको ना तो पंजाब की गुरबानी का पता था, ना सूफीज्म का पता था, क्योंकि वो आपने उसको माइंडलेस दिमाग से बौद्धिकता से वो कर दिया ना। तो ना तो जो स्टूडेंट यूनियंस थी जो कि प्रोग्रेसिव होती थी वो खत्म होगी। इस तरह के एक मुआशरा बन गया। अच्छा, पंजाब का लिटरेचर में भी तब्दीली आई। जो प्रोग्रेसिव लिटरेचर था वो लिटरेचर बिल्कुल ही एक मिडिल क्लास की लिटरेचर पैदा होने लगा 90 में। जैसे कि आप देखिए कि पंजाब का लिटरेचर में ना मौत को से नहीं डरता। मौत को जीने के लिए, जीने को मौत के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी लड़की को कोई लड़का खूबसूरत लगता है, वो कहेगी हाय नहीं मर जाना कितना सोना। एक्चुअली वो मर जाने में जियो जाना पड़ा होता है। या फिर घर छोड़ने को बहुत पसंद, हमारा लिटरेचर पसंद करता है कि गुरु नानक अपना घर छोड़ते हैं कुछ पाने के लिए, दुनिया को सिखाने के लिए। इसी तरह मौत जीन को मरने के लिए, मरने को जीने के लिए। जैसे गुरबानी कहती है कि जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। लेकिन जो नया लिटरेचर आया 90 के बाद वाला, एक तो वो राजनीतिक चेतना से बिल्कुल ही गया गुजरा हो गया। वो मौत से बहुत डरने लगा। इस तरह की कविता आने लगी, जैसे सवी की, स्वर्ण जी सवी की, परमिंदर जी थी। वो घर में रहना पसंद करने लगा। मैं घर नहीं छोड़ना चाहता, घर मेरे लिए आसरा है, क्योंकि मिडिल क्लास ही लिटरेचर आ गया, वो घर में ही रहेगा। जो मतलब 90 के दौर में ना, 90 का दौर में आतंकवाद खत्म भी हो गया था। उस समय पंजाब के बुद्धिजीवी की जिम्मेवारी थी कि वो किसी मूवमेंट के साथ जुड़ के उसकी अगुवाई करता, उसका नेतृत्व करता। वो नहीं किया, क्योंकि वो बुद्धिजीवी मिडिल क्लास ही बन गया। अच्छा, फिर पंजाब में चेंज आई। अकाली दल 97 में आया। अकाली दल जब आया तो उसने अपने वादे वूदे नहीं किए, तो कैप्टन आया 2002 में। कैप्टन के टाइम में ये चेंज आई कि कैप्टन ने पंजाब के खेती मॉडल को सनत के इंडस्ट्री मॉडल में तब्दील किया। वही ही आप देखिए कि गैंगस्टर आते हैं। गैंगस्टर का रूप पहले वैली के रूप में था, हमारे जैसे लंपन कहते हैं, लेकिन वो गैंगस्टर का रूप ले गया क्योंकि उसी समय में रियल एस्टेट का कारोबार बढ़ने लगा। फिर रियल एस्टेट के लिए आपको गुंडे भी चाहिए। वहां खबरें भी आने लगी थी, वहां फला मंत्री ने गुंडे पाले हुए। फिर 2007 में जब अकाली दल आता है तो सुखवीर सिंह बादल है, जो प्रकाश सिंह बादल का बेटा, वो उसी कैप्टन की पॉलिसी को, सनतीकरण वाली को, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को आगे बढ़ाता है। फिर पंजाब में क्या हुआ जी, आप देखिए कि रियल एस्टेट, गुंडा, जो आवारा पूंजी है, उसका पैसा लगने लगा पंजाबी संगीत में। क्योंकि आपने जब गुंडा बना लिया, गैंगस्टर अपनी पूंजी की रक्षा के लिए बना लिया, तो उसके लिए कोई नौजवान भी चाहिए ना। फिर नौजवानों के लिए वो गैंगस्टर हीरो भी बनाना पड़ेगा। फिर गानों में वो नौजवान हीरो भी बना कि यहाँ तक कि आप देखिए कि गैंगस्टरिज्म भी तब अकाली दल में बहुत पैदा हुआ। वो कैसे, जो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज गैंग ग्रुपों का अड्डा हो गया। अकाली दल का जो स्टूडेंट ग्रुप है सोई, वो उसका मेन अड्डा था, उसके थ्रू भर्ती होती थी। अच्छा, नौजवान आकर्षित हो जाते थे। कारण क्या था, आप देखिए कि पंजाब में, पंजाब यूनिवर्सिटी को छोड़ के पूरे पंजाब में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नहीं होती। 80 के बाद हुई नहीं, मतलब वो जब आतंकवाद के दौर के बाद नौजवानों के ख्यालात की तर्जुमानी कहीं हो ही नहीं रही, हुई नहीं। दूसरी बात ये भी है कि जब उन्होंने देखा कि सुखवीर बादल के राज में कॉलेजों में अपने अध्यक्ष बनाने शुरू कर दिए, तो उस अध्यक्ष की जो थानेदार भी सुनता था, एसएचओ सुनता था, लोगों को लगा यार इसकी तो बड़ी बल्ले बल्ले है, थानेदार इसको सलूट मारता है। तो गाने भी ऐसे आने लगे कि तो देख लड़की को कहता अपनी प्रेमिका, देख तेरे यार दी नहीं चढ़ाई है कि थानेदार सलूट मार रहा, थानेदार मुझे सलाम कर रहा है। ये ग्लैमर आने लगा। फिर जब 2005 तक पहुंचती थोड़ा सा वीडियोग्राफी वगैरह आने लगी म्यूजिक में, उसमें हाफ कपड़े आने लगे, जहाँ चीजें आने लगी, उसने भी नौजवानों को खींचा। ये गायकी ऐसे करती करती ना 2008-9 तक तो पंजाब में ब्रांड आने लगे। क्योंकि ब्रांड तो आएंगे कि जब बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया,
तो पैसा फिर म्यूजिक में भी आया, जिन्ने विच तू सारी सजदी उन्ने विच मित्रां दे बूट आउंदे ने, मतलब तुम और वो लड़की को कह रहा है टोंच करके कि भाई जितने में तुम सारा फैशन करती हो उतने में तो मेरे बूट ही आते हैं, शूज ही आते हैं मेरे। सो ये मानसिकता है। अब हालत ये हो गई है कि पंजाब को यदि कोई बाहर का बंदा देखे तो उसे लगा कि यार पंजाब में तो ब्रांड फोबिया हो चुका है, ब्रांड का ब्रांड ही ब्रांड है, म्यूजिक में ब्रांड है। अच्छा फिर चीजें तो बढ़ गई, म्यूजिक में नए नए आविष्कार हुए, लेकिन जो उसका आधार था पैट्रियार्की, फ्यूडल वैल्यू सिस्टम, वो वही रहा। अच्छा जैसे अब कई लोग ना हमारे वो मैं खुद भी कई बार सोचता हूँ, जैसे हमारे पंजाब में जो एनआरआई है, एनआरआई की एक बड़ी त्रासदी है, वो पंजाब में से बाहर तो चले गए पर उनके तस्वर में 50 साल पुराना पंजाब है, वो वही देखना चाहते हैं। इसलिए जब वो आते हैं पंजाब में, वो कबड्डी के मैच करवा लो जी, और उसमें एक बेकार सा नेता बुला लेते हैं ताकि कि उसके साथ रिलेशन बने रहे, अच्छे संबंध बने रहे। सो इसका कारण ये हुआ कि उन्होंने वहाँ के मेन समुदाय से अपना डायलॉग नहीं किया, वहाँ से कुछ सीखा नहीं। वो उनके पंजाब बहुत आगे निकल गया, लेकिन उनके तस्वर में 50 साल पुराना पंजाब है। अब वही पंजाब पुराना पंजाब बनाना चाहते हैं, इसीलिए जब वो यहाँ $1 बेचते हैं, यहाँ के 70-80 का बन जाता है। फिर वो लड़कों को कहते हैं कि तुम इस तरह बनो, अपना एक प्रचार भी करते हैं। सो ये सारा सिस्टम है। अच्छा कई जगह और भी है। अब मूसेवाला ने जैसे अपने गांव में, कई लोग कुछ बुद्धिजीवी भी कहते हैं कि देखो जी उसने तो ना अपने गांव में ना एक देखो कितनी बड़ी कोठी बना ली, और अपने गांव को प्यार करता था। एक चीज समझिए शिवा, गांव एक ऐसी चीज है जो आपकी फ्यूडल वैल्यू को, आपकी जात को घास डालने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल उस ईगो को पोषित करता है। जैसे मैं शहर में आके रहने लग गया मोहाली में, किसको पता है ये शिविंदर कौन है। अब मैं गांव में बड़ी कोठी डाली, हर कोई कहेगा हरीश सिंह के बेटे ने, पोते ने इतनी बड़ी कोठी डाली है। तो ये जो मेरी ईगो है ना, उसको जो घास डालने का काम गांव ही करता है। तो यही कारण है कि पंजाब में जो आपके अतीत का हेरबा होता है, अतीत से जुड़ने वाला, मुझे ऐसा भी लगता है जो कौम ना अपनी नई समस्याओं को समझना भूल जाती है, या चिंतन से मुख मोड़ लेती है, वो फिर अपने ना अतीत से ऊर्जा लेने की कोशिश करती है। यही हाल पंजाब के संगीत में भी दिख रहा है, इसके म्यूजिक में भी दिख रहा है। और सबसे एक और बड़ी दुख की बात है, लिटरेचर का जो हाल तो हुआ, लेकिन पंजाब के ना साहित्यकारों ने भी जो गीत विदा होती है ना, गीत, उसको तिलांजलि दे दी गजल सम्राट बनने के चक्कर में। तो गीत को व्यापारियों ने संभाल लिया, तो व्यापारी अब बजा रहे हैं, बड़ा वो बेच रहे हैं। अब उस मंडी में आपका रुदन भी बिक रहा है, उस अश्लीलता भी बिक रही है। एक ही गायक जब वो कहता है कि आमी नान का जामी नान का, तो कहते हैं अरे बड़ा धार्मिक गायक है। वही गायक यदि कहता है कि होया कि जो नच दी बाँ फाड़ ली, डाका नहीं मारिया, तो कहते हैं यार ये तो पूरे कल्चर को खराब कर दिया। एक्चुअली वही मंडी करवा रही है, मंडी को पता है कि ये इससे क्या गवाना है। अब वो आपसे एक बात और है, बीट का ऐसा चक्कर है कि दर्द भरे गाने भी नाचने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये भी पंजाबी म्यूजिक से मैं ये देखती हूँ। छल्ला है अभी आप देखिए, अब वो दर्द भरा गाना है, एक बाप अपने बेटे को के लिए पुकार रहा है और उसके लिए मर जा रहा है, उस गाने पे डांस हो रहा है। बिल्कुल अजीब लगता है। ये हमें ना जो म्यूजिक होता है ना, म्यूजिक एक ऐसा भी होता है, हम अभी रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे कि जैसे एक बार मैं रूना लैला को सुन रहा था, उस गीत था कि जरा ठहर जावे चोरी चोरी जान वाले, कुछ असी भी चन्ना तेरे लग दे, तेरा नाम लेके ताने सुने जगते। तो मैं उसमें इतना डूब गया कि मुझे लगा कि यार मैं अपने किसी महबूब को जो याद कर रहा हूँ, मैं औरत हूँ, वो मेरा सजन है। तो मैंने इसके सवाल को ढूंढने के लिए पात्र साहब से, सुजीत पात्र हमारे बहुत बड़े शायर थे, उनसे पूछा देखो मेरे मन की ये हालत है। तो उन्होंने कहा कि शिविंदर ये तुम्हारे ही मन की नहीं, मैंने जब एक गजल लिखी थी कि कोई डालियां चुलंगे हवा बन के असी रह गए विरख वाली हा बन के, ये लाइन लिखते समय तो मैं मर्द था। जब मैंने कहा कि कदी वंदियां दे वांगू सानू मिलिया भी कर, लंघ जाने पानी कदे वाह बन के, जदों मिलिया सी हाण दा सी सांवरा जिहा, जदों जुदा होया टुर गया खुदा बन के। तो मुझे लगा कि मैं भी औरत बन गया। एक्चुअली जो संगीत आपको ना स्पुर्दगी सिखाता है, आपने अपना आप सिखाता है, वो आपको जेंडर का तो मसला ही नहीं रहने देता, उसमें अना नहीं रहती ना, खूबसूरत हो बनाता है। तो लेकिन ये जो म्यूजिक है वो आपके जो मर्द होने को, हनी सिंह वाला म्यूजिक हाँ ऐसे जो मूसे वाला म्यूजिक, वो आपका वो
आपको मर्द दिखाएगा। मैं मर्द तो तभी हूँ यदि ये है, वो है, फलाना है। इसमें क्या होगा, ये एक्चुअली जो ये मर्दवाद है ना, मर्दवाद मुझे लगता है कि मर्द का भी शोषण करता है यदि सही रूप में सोचिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे, एक मर्द है, एक मर्द रोएगा, कहेंगे यार मर्दों के भी रोते हैं, तुम शर्म नहीं आती। अब उसको अपना रोना लुकाना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि मैं मर्द हूं। तो ये म्यूजिक आपको वो मर्दवादी ही बना रहा है। समझ गई। ये दिलजीत दोसांझ और हानिया वाला मामला आपको पता है ना कि हाँ, है ना, ये एक तरफ तो हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहते और खेलेंगे तो अपनी शर्त इस तरह से, तो दिलजीत की भी बात सही है कि भाई मेरा तो ये रिकॉर्डिंग पहले ही हुई थी, ये काम हमने पहले ही खत्म कर लिया था। हाँ, देखो दिलजीत के म्यूजिक में भी बड़ी सारे मेरे प्रॉब्लम हो सकती है, पर जब आप जो इस इशू को संबोधित हो रहे हैं, मेरा मानना शिवा जी ये है कि जो कलाकार होते हैं ना, वो जोड़ने का काम करते हैं म्यूजिक से, चाहे क्रिकेट हो जाए और गेम हो। आजकल तो क्रिकेट का हाल भी देखा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नहीं करेंगे। पंजाब में आपको पता होगा दिलजीत की भले ही वो फिल्म को इजाज़त नहीं मिली, लेकिन बीजेपी ने के ना जो अपना कल्चर सेल का इन्होंने बनाया हुआ था अध्यक्ष हॉबी धालीवाल, जो कि खुद भी कलाकार है, उसको पंजाब में कहना पड़ा, गोलमोल बातें करनी लगी। ये नहीं वो कह सका कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, नहीं जी, वो हमारे तो कल्चर की सांझ है जी, हम तो दोनों पंजाब एक जैसे, फलाना फलाना, क्योंकि वो पंजाब के लोग उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। ये भी बताइए कि दिलजीत दोसांझ और हानिया जैसे कलाकारों के साथ काम करना है, तो अब तो उनको लाहौर और मुंबई की बात ही नहीं है, वो तो दुबई में जाके शूट करेंगे, कनाडा में जाके अभी निकालेंगे। हो भी ऐसा ही रहा है। जो पाकिस्तान में फिल्में चल रही है ना पंजाबी की, वो क्या है कि उनकी विदेशों में रिकॉर्डिंग होती है, शूटिंग होती है, वहां लिखा जाता है नॉन इंडियन पंजाबी फिल्म। जब नॉन इंडियन पंजाबी फिल्म लिखा जाता है तो लाहौर में, इस्लामाबाद में, सब जगह वो चलती है, तो वो कमाई करती है, क्योंकि पंजाबी फिल्में भी तो ग्लोबल हो गई है ना। बिल्कुल, और बहुत बड़ा डायस्पोरा है दोनों मुल्कों का। बाकी एक चीज और जो मुझे लगता है वो रह ना जाए, जो हम बात कर रहे थे म्यूजिक की और की, ये ना पंजाब में एक विभिन्नता भी है। जैसे जो मालवा क्षेत्र की मैंने बात की, अब देखिए मालवा में बड़ी है, एक तरफ तो वहाँ पैट्रियार्की भी है, वहाँ सामंतवादी वैल्यू सिस्टम भी है, दूसरी तरफ जितनी भी लेफ्ट मूवमेंट है वो भी वहाँ से ही आती है। जितना ज्यादा लिटरेचर पढ़ा जाता है ना, मालवा से ही पढ़ा जाता है, 70% पंजाबी का तो। उसका कारण ये होता है, मुझे लगता है, एक तो जितना भी जो वैचारिक युद्ध हो रहा है पंजाब में, वो मालवा में हो रहा है। आप देखिए दोआबा तो विदेशों में चला गया बड़ी गिनती में, माझा में थोड़ा सिक्खी प्रभाव रहा, मालवा में राजवाड़ा शाही थी, उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट भी होने थे, तो मूवमेंट भी होनी थी। इसीलिए मुझे लगता है कि वैचारिक युद्ध, फॉर एग्जाम्पल किसान आंदोलन है तो कारपोरेट वाले उनकी जमीनें लेने को आ रहे हैं, इस तरह का म्यूजिक है, पैट्रियार्की वाला मर्दानवी, तो उसका मुकाबला करने के लिए लिटरेचर है। तो अच्छा, इसी ढंग से आपने देखा है कि ये दोनों का विरोधाभास है, मतलब तो ये इसमें से कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये है। अब मूवमेंट में भी दिक्कत है पंजाब में, आप देखिए कि मूवमेंट है, प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स है, उनकी एक प्रॉब्लम रही है, वो यही है कि चलो एक तो 90 तक तो जो स्टूडेंट्स की मूवमेंट्स थी, जो मुलाजमों की मूवमेंट खत्म हो गई, अब किसानी एक बड़ी मूवमेंट रहेगी। पर उनकी दिक्कत ये रही है, हमारे जो प्रोग्रेसिव संगठन, जो लेफ्ट संगठनों की, उन्होंने ज्यादातर ना अपनी आर्थिक मांगों पे काम किया है, कल्चरल मांगों, कल्चर को लेके उनका काम नहीं है। इसी करके उनका भी जो लिरिक्स है, उनकी संगठनों का जो लिरिक्स है, वो भी उसी तरह का है, उनके साज भी उसी तरह के हैं। आप यदि पुराने साज क्योंकि जब आप चेंज करोगे तो म्यूजिक भी चेंज करोगे ना, ये चीजें पड़ी है। इसी कारण किसानी में भी ये होता है कि भले ही आप जी प्रोग्रेसिव संगठन से जुड़े हुए हैं, पर जब खेती का बटाई का समय आता है, बटाई के समय में आप दलितों का फसल बीजने का समय आता है, दलितों का बाइकाट करते हो कि वो दाम मांगते हैं, आप वो दाम देते नहीं हो। इसी के साथ ही आपने जिक्र किया था कि दलित म्यूजिक आ रहा है, जो उनकी वॉइस है, उसमें भी एक चीज समझने वाली है शिवा। देखिए वो जो दलित म्यूजिक है उसमें मैं पुत चमारदा वगैरह वगैरह आ रहा है, उसका मेन कारण है दुआबा में ना, जो दुआबा साइड है ना जो हमारी, वहाँ दलित गिनती भी बड़ी है, और वहाँ का दलित ना मालवा के दलित से अपनी जाति चेतना के मामले में ज्यादा कॉन्शियस है, और वो विदेशों में भी गया हुआ है, वो अपना पैसा भी लगाता है, पास पैसा भी है, वहां से ही वो दलित म्यूजिक आ रहा है जो आपको रेवोल्यूशनरी दिखाई देता है। पर उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें सिर्फ वो, मुझे लगता है कि वो पंजाब के जटवाद की कॉपी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जट का लड़का लड़की को छेड़ रहा है तो वो चमार का लड़का छेड़ रहा है, लेकिन उसमें जो दलित की शोषण है, उसकी पीड़ा है, वो नहीं दिखाई देती।
उसमें भी वही झूठा दम है, वही ईगो दम है, है, जाति का दम है, जाति का दम है, ईगो है, और ये चैलेंज है, बस सिर्फ वो चैलेंज है, चैलेंज है। हाँ। चैलेंज के सिवा कुछ नहीं है। ये जी। बात सच है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गुलाम को जब आज़ादी मिलती है और गुलाम का मालिक बनने का जो सपना है वो मालिक जैसा बन जाने में जो बदल जाता है, हाँ, तो हम हाँ, मालिक जो करता था हम भी वही करें, मालिक जैसे जीता है क्योंकि वैसे हम भी जो जिए। क्लास डोमिनेट करती है उसी के बिल्कुल। कल्चर भारू होगा ना। उसी को वो हाई कल्चर समझता हाई है, कल्चर समझते हैं। हाँ, ताकतवर का हाँ, कल्चर मुझे अपनाना जैसे मुझे चाहता है। किसी ने सवाल पूछा था कि यार मूसे वाला जटवाद की बात करता है, पर उसको तो दलित भी सुनते हैं। मैंने कहा वो सुनेंगे भाई, जो क्लास डोमिनेट होगी उसी का ही कल्चर डोमिनेट होगा। बेशक। तो जैसे वो कहता है कि डॉलरा वांगू साडा नाम है चलता, भी मेरा नाम डॉलरों की तरह चलता है, कोई भी दलित भी सपना ले सकता है कि यार मेरा नाम भी डॉलरों की तरह चलेगा, है। सो जो क्लास हावी होती है उसी का कल्चर, उसी का ही सभी आर्थिकता सभी पे उस पर वो काबिज हो जाती है, कब्जा होता है उसका। बिल्कुल। बहुत सारे आयाम हमने छुए, और ख़ासकर जो लोक संगीत है, म्यूज़िक है, और जो साझी विरासत है, ये सारे विषय बहुत बड़े हैं, एक बार में तो समेटा नहीं जा सकता। पॉलिटिक्स का छोटा-सा बताइए कि आम आदमी पार्टी के आने का, ये तो एक तरह से एक डिसरप्टर की तरह आई है ये पार्टी वहाँ पर। मुझे संक्षेप में बताइएगा कि क्या चल रहा है? कितने खुश हैं अवाम के नहीं, लिए? अवाम बिल्कुल खुश नहीं है। डिलीवर नहीं किया उन्होंने? पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो कि चेंज भी चाहता है, इसीलिए वो वहाँ में पुराने समय में भी एक थर्ड फ्रंट की स्पेस रही है वोटों के रूप में, वोट के रूप में, भले ही वो सीट में तब्दील ना हुई हो। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बड़े सब्ज बाग दिखाए, भगत सिंह का नाम लेके कभी कुछ पंजाबियों ने विश्वास किया, लेकिन इन्होंने विश्वासघात किया। अब होता क्या है, जब ना कोई पंजाब की बड़ी प्रॉब्लम है, उनको पंजाब को ये तो पता है कि हमें चेंज चाहिए, हम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन चेंज कैसी हो, क्योंकि वो इसलिए नहीं पता, जो मैं पूरी पंजाब की जर्नी में एक बौद्धिक क्राइसिस भी हम देख रहे हैं, वो कैसी चेंज हो जब वो आपको ये नहीं पता, जिसको आपने चुना उससे आपका विश्वास उठ जाए। क्या बुराई है आम आदमी पार्टी? वही चीजें हैं सारी जो पुरानी पार्टियों में थी, बल्कि उल्टा उसी तरह ही दबाना, उसी तरह ही। इवन यहाँ तक मुझे तो ये भी लगता है कि बीजेपी का जो लुकमा एजेंडा है वो खुद ये कर रहे हैं, जैसे कि ये 22 की इलेक्शन है, इन्होंने भी तिरंगा यात्रा की थी, मतलब वो जो बीजेपी करती है वो, पर तिरंगा यात्रा की शहरों में, गाँव में नहीं की, क्योंकि शहर के हिंदू को प्रभावित करना था। इसी तरह क्या वहाँ पर बीजेपी का जो कार्यक्रम है उसमें हिंदू सिख फाड़ है या नहीं है? नहीं, बीजेपी की मैं वही अब वहां आना चाहता हूं, लेकिन जब ऐसा क्राइसिस होता है ना, तो क्या होता है कि वो वैक्यूम बन जाता है। जहाँ तो आपका विश्वास टूटता है, जब तो आप आगे को छलांग लगाते हो, यदि आगे को छलांग नहीं लगती तो पीछे को लगती है, जिसमें राइट विंग फोर्सेस अपना आधार बनाती है। अब बीजेपी की जो कोशिश है वो ये है कि वो डायरेक्ट तो सत्ता में आ नहीं सकती, क्योंकि उसका कारण यह है कि पंजाब उसको उस तरह कबूल नहीं करता, पर उसको कबूल करवाने के लिए क्या करे, वो खालिस्तान का हुआ खड़ा करे, सिख भाईचारे में एक अपने आप में दुफाट डाले। बीजेपी को क्यों नहीं कबूल करता पंजाब? हाँ, उसका बड़ा कारण है, एक तो पंजाब की जो साझी विरासत की बात की है वो बीजेपी के फिट नहीं बैठती। लेकिन मुसलमान तो है नहीं, चले गए हैं, तो हिंदू और जट हैं। नहीं, हिंदू जट है, पर सिखों में भी है ना, कि सिखों को लगता है कि बीजेपी उन जहाँ आरएसएस है जो, वो उनके धर्म को जज्ब करना चाहती है। अच्छा। अपने में तो ये एक तो ये है, एक इनका किरदार रहा है, अपना सिख विरोधी किरदार रहा है बीजेपी का, जिसकी पूरी लंबी हिस्ट्री है, मैं आपको बता सकता हूँ। भले ही आज मोदी जी कह रहे हैं कि आरएसएस वालों ने 84 में सिखों की मदद की थी, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो मारने वालों में भी थे। यहाँ तक मोदी की खुद की बात मैं आपको बता देता हूँ। मोदी ने भारत के जो पहले सिख प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, एक तो आपको याद होगा अभी जब प्रधानमंत्री बन के कहा था कि रेनकोट में नहाते हैं, बहुत बेइज्जती की। इससे पहले उनको शिखंडी भी कहा गया। शिखंडी का मतलब खुसरा जो होता है वो है। इसी तरह उनको एक बार और कहा था, आप शायद यदि भूल ना रही हो तो, उन्होंने मनमोहन सिंह के ऊपर 12 बजे वाली टिप्पणी की थी, वो भी था, बहुत चीप था। इसी तरह गुजरात के सिखों के साथ क्या किया। 84 में आरएसएस और बीजेपी वालों के भी नाम आते थे, जो कत्लेआम में आते थे। एफआईआर में नाम है, एफआईआर में नाम है। अडवाणी खुद कहता है कि जो दरबार साहब पे अटैक कराया गया तो वो हमारे दबाव के कारण कराया, माई कंट्री माई लाइफ में वो कह रहा है। आरएसएस भी कहता है कि वो 84 में जो हुआ वो जरूरी था। नानाजी देशमुख अपने मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग आर्टिकल में भी ये बात लिखते हैं। सो ये पूरी हिस्ट्री है जिसमें कबूल नहीं करता। बीजेपी के पास 2-3 रास्ते हैं जो वो अपनाना चाहती है। एक तो वो खालिस्तान का हुआ खड़ा करना चाहती है,
कोई ऐसे करैक्टर पैदा करना चाहती है वो दिखने में खालिस्तानी हो लेकिन एजेंडा बीजेपी का सेट करते हो, ये अमृतपाल टाइप के। जी। दूसरे वो दलित बनाम जट करना चाहती है, जो कि क्योंकि वो कंट्रोडिक्शन तो पड़ी है ना उसमें, वो पंजाब में सबसे बड़ा दलित समाज है भारत का। 32% से ऊपर आबादी है। जी। अच्छा, दूसरी चीज वो करना चाहती है, हिंदू बनाम सिख भी करना चाहती है, पर वो ज्यादा नहीं करना चाहती क्योंकि उसको सिख वोट भी चाहिए। लेकिन हिंदू थोड़ा सा डर जाए वो बीजेपी की तरफ चला जाए, वो अभी फिलहाल तो होना मुश्किल लगता है, लेकिन हिंदुओं की वोट बड़ी है बीजेपी की तरफ, ये सत्य है। मतलब ये हमें लोकसभा की पंजाब में हाँ वो हालांकि 2019 में द क्विंट की एक रिपोर्ट थी कि पंजाब में इंडिया के 2 स्टेट हैं जो मोदी को पसंद नहीं करते, एक तो तमिलनाडु है जिसमें 2% करते हैं, एक पंजाब में जो पंजाब 5% करते हैं। अब हिंदुओं की आबादी पंजाब में 40%। आप 2 मिनट मान के चलिए कि 5% मोदी को पसंद करने वाले पंजाब में हिंदू ही है, तो भी 35 नहीं करते थे। अब हो सकता है वो आंकड़ा बड़ा हो क्योंकि बीजेपी का वोट प्रतिशत थोड़ा बड़ा है पहले से है, क्या पता, वो तो इसी का भी चक्कर है ना उसमें, हम नहीं जानते उसको। नहीं वो तो हाँ, लेकिन वो पता लग जाएगा 27 के इलेक्शन में। पर फिलहाल बीजेपी की कोशिश है कि पंजाब में सबसे पोलराइज किया जाए, भाईचारक सौहार्द को बिगाड़ा जाए, हिंदू बनाम सिख के तौर पे हो जाए, खासकर दलित और जट के तौर पे हो जाए, जो मेन है। तो क्योंकि वो दलित तो वहां जाके वो कोशिश करेगी कि दलितों हम आपकी तरफ हैं, मतलब पग बांधने वाले भी आपस में बट जाएं। ये भी है। ये इन्होंने मालवा में किया भी, कोशिश की भी, पर हालांकि वो कामयाब नहीं हो सकी। सो इस तरह की इनकी हथकंडे हैं। अब देखना है कि पंजाब के लोग में एक तो तरफ तो पंजाब के पास विरासत है अपनी पुरानी सूफियों की औरों की, लेकिन दूसरी तरफ जो पंजाब बौद्धिक तौर पे कंगाल भी हो रहा है। जब आप कंगाल होते हो तो कोई ऐसी ताकत आपको हाईजैक भी कर लेती है। अब दोनों तरफ से हमला, यदि कोई रेडिकल सिख के नाम पे आता है वो भी बीजेपी के काम आसान करेगा, कोई इस तरह बीजेपी खुद इस तरह करेगी, जाति के नाम पे करेगी, वो भी बीजेपी का एजेंडा ही सेट करेगा। अब पंजाब उससे फाइट कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, ये आगे वाला टाइम बताएगा। पंजाब को सुलह करने वाले नेता चाहिए जो सब तरफ हाँ, पंजाब में ना एक कोई उस तरह के नेता भी नहीं है। ये देखिए पंजाब तो चेंज चाह रहा है पर उसको उस लेवल के नेता नहीं मिल रहे। क्या चन्नी साहब ने बेहतर काम किया था? नहीं, चन्नी साहब का काम थोड़ा सा था, वो थोड़ा दिखावे वाला ज्यादा रहा अभी। मैं एज ए दलित के टाइप पे, पर वो उनके लक्षण तो वही है। कोई उनके पास वो पहले मंत्री भी रहे हैं, कोई क्या विजन क्या है। जैसे पंजाब में कुछ नेता है पर उनको उतनी स्पेस नहीं मिलती, वो बूढ़े हो चुके। जैसे डॉक्टर धर्मवीर गांधी है जो आम आदमी पार्टी ने से पहले, अब वो इसे कांग्रेस से है, मेंबर पार्लियामेंट है। उन्होंने कई अच्छे स्टेप लिए। फॉर एग्जाम्पल वो वोट की परवाह भी नहीं करते। उन्होंने कहा जट और दलित यदि अलग अलग शमशान घाटों में अपने मुर्दों को फूकेंगे तो मैं ग्रांट नहीं दूंगा, तो एक ही में हो तो मैं दूंगा। इसी तरह कुछ गांव ने पिछले दिनों लव मैरिज के खिलाफ मता पास कर दिया। अभी गांव में कोई लव मैरिज नहीं करेगा, चाहे इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मेरे इलाके में यदि किसी ने ये किया तो मैं उनकी ग्रांट बंद कर दूंगा। तो इस तरह के नेता हैं पंजाब में। पर गांधी वो मूवमेंट से आए हुए नेता है, पर वो बुजुर्ग हो चुके हैं। बाढ़ में कुछ केंद्र से मदद पहुंची है? बाढ़ में अभी लिखा है, जब तक हम प्रोग्राम कर रहे हैं, 13,000 करोड़ से ऊपर की सहायता के लिए एक लेटर लिखा है पंजाब के मुख्यमंत्री ने। ऐलान तो हुआ है पर वो ऐलान काफी। दिल्ली ने क्या ऑफर किया? दिल्ली ने अभी वही 1500 करोड़ कहा था, 1600 करोड़ कहा था, यही कहा था। उसमें से भी मेरे ख्याल में वो कट ही लग जाएगा क्योंकि कुछ तो ऑलरेडी पंजाब को के खाते में है, वो भी कम हो जाए। 1600 करोड़ कहा था, जबकि पंजाब में नुकसान काफी ज्यादा हुआ है क्योंकि पंजाब सरकार ने पहले तो 20,000 करोड़ मांगा था। अभी जो लेटर लिखी है वो 13,000 करोड़ की लिखी है, से ऊपर की लिखी है पंजाब के सीएम ने, हमारे रिकॉर्डिंग के चलते हुए। अब वो केंद्र क्या रिस्पॉन्स देगा ये नहीं पता हमें। उम्मीद है पंजाब के जो लोग केंद्र सरकार में शामिल हैं, खासकर सिख समाज के जो लोग, वो कुछ करवा पाएंगे और पंजाब को कुछ बाढ़ राहत अच्छी मिलेगी जिसमें कुछ हो पाए, क्योंकि तबाही तो बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा। मैंने खुद ग्राउंड में रिपोर्ट किया। जी हाँ, तो उसका है। लेकिन बहरहाल पंजाब बहुत अहम इलाका है, अपने आप में पूरी पहचान है, पूरी उसकी हिस्ट्री, जोग्राफी, सब कुछ उसके अपनी एक बहुत मखसूस, बहुत ख़ास है। और जो सांझी विरासत की जो बात है वो तो हमें बहुत दूर तक ले जाती है, पीछे तक ले जाती है।
शिविंदर साहब बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी अच्छा लगा। वो जैसे वो शाह हुसैन कहते हैं ना कि रह दे काजी दिल नहीं और राजी गल्लां होइयां ना होण वालियां, ਜਾਂ अमृता प्रीतम कहती है कि अपने वालों सारी बात मुका बैठे हाले भी कहो का तेरी गल करी। सो मुझे लगता है कि अभी बातें बहुत थी, पर फिर भी शुक्रिया जी, और मेरे लिए आज की ये बात बहुत खास थी, बहुत जज्बाती थी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।